वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस आप सबका कैसा है, क्योंकि आज सुबह मोबाइल देखते हुए मेरा दिल चाहा क्यों ना कुछ ऑनलाइन मंगवा लूँ, और जब मैंने फ़ोन खोला तो हर तरफ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें मौजूद थी और दिल चाह के बहुत कुछ ख़रीद लिया जाए। और फिर हम फ्रेंड्स ग्रुप में भी टेक्स्ट करने लगे, एक दूसरे को चीज़ें दिखाने लगे। फिर मेरी दोस्त की साथ ही मुझे कॉल आई कि कल मेरा पार्सल आया है और जो कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ निकली है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और जहाँ से उसने ये चीज़ें ख़रीदी हैं उस नंबर पर वो कॉल कर रही थी और उसको कॉल भी नहीं जा रही थी, तो इसलिए उसने मुझे भी मोहतात किया कि तुम ग्रुप में इतनी पिक्चर्स शेयर कर रही हो, ज़रा एहतियात करो, मेरे साथ स्कैम हुआ, तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। तो फिर मैंने उसकी बात सुनी और मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात करी है, क्योंकि अक्सर हम जो कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं वो निकलता ही नहीं है। और कभी हमें लगता है कि बहुत आसान है ऑनलाइन शॉपिंग, एक क्लिक पे बस एड्रेस डाला, पेमेंट की और घर चीज़ें आ गई। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आजकल इतनी रिस्की बन चुकी है, कभी साइज़ेस का मसला होता है, कभी कपड़े का रंग ही चेंज हुआ होता है और कभी वो चीज़ होती ही नहीं है जो हमें ऑनलाइन दिखाई गई थी। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम जिस पेज से चीज़ मंगवा रहे हों, आप सबको भी यही कहूँगी कि सबसे पहले उस पेज की ऑथेंटिसिटी मेक श्योर कर ले कि वो पेज ऑथेंटिक है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कमेंट्स, जो उस पेज के कमेंट्स है वो लाजमी पढ़े, क्योंकि रिव्यूज़ जो है ना नीचे लोग उसमें सच बोलते हैं, तो रिव्यूज़ लाजमी पढ़े। और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ 5,000 की या 10,000 की है, वो आपको 500 1000 में बेच रहा है, तो समझ जाएँ कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये भी कोशिश करें कि पैसे तभी दे जब पार्सल आपके हाथ में आ जाए, और अपनी मेहनत की कमाई को स्कैमर्स के हाथ में प्लीज़ ज़ाया ना करें। थोड़ी सी होशियारी दिखाएं ताकि आपका मूड और जेब दोनों महफूज रहे। तो ये तो थी कुछ टिप्स जो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। और अब कुछ मौसम के अहवाल पर बात कर लेते हैं। हमारी रिपोर्टर सामिया फील्ड में मौजूद हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं और कुछ मौसम के जो मैथमेटिक्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जी सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम तो अपने तेवर जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहाल भी यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में धूप और छांव का खेल जारी है। जब मैं बीपर के लिए खड़ी हुई थी तब आसमान पर बादल थे, हवाएं भी चल रही थी और देखा जा रहा था कि छांव है। और अभी जैसे ही बीपर स्टार्ट हुआ है तो फिर से जो है वो धूप आ गई है। तो ये धूप और छांव का जो खेल है आज दिन भर जारी रहेगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज तक जो है वो शहर लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा। दोपहर के औकात में गर्मी महसूस होगी, जबकि रात के औकात में जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ताहाल भी यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर के उफक पर बादल मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि बादल बरसने के आज इम्कानात बहुत कम जाहिर किए जा रहे हैं। अगर होगी भी तो 12 बजे के लगभग जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अलबत्ता वैसे दिन भर यही देखा जाएगा कि आसमान पर कभी सूरज का राज होगा तो कभी बादलों के डेरे बरकरार रहेंगे। अलबत्ता अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता हवाएं चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार महज 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 62% तक जा पहुंचा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। अलबत्ता जमकर बादल बरसने के जो है वो कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। जी ठीक है सामिया, थैंक यू सो मच। और सामिया मैं बता रही थी कि रात के वक्त हल्की हल्की ठंड होगी और दिन में धूप भी चलती रहेगी और साथ साथ हल्की सी हवाएं भी चलती रहेंगी। तो ये तो थी वेदर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और हर एक का दिल करता है कि उसकी स्किन चमकती दमकती हो, और लेकिन जो हमारी मसरूफ़ लाइफ है, बिजी ज़िंदगी है और जो हमारी पोल्यूशन है, अक्सर इसकी वजह से हम जो हमारी स्किन है वो डैमेज होती है और हम उसका ख्याल नहीं रख पाते। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कुदरती और आसान घरेलू टोटकों की, जो ना सिर्फ आपके जिल्द को ग्लो देंगे बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हमारी खास गेस्ट हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो बताएं कि
क्या ये पॉसिबल है कि हम घरेलू टोटकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को हेल्दी, चमकदार और शाइनी बना सकें? मेरा ख्याल है घरेलू टोटके ही ऐसे हैं जो आपको फ्रेश भी रखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देते। अच्छा, डॉक्टर्स जो हमारे पास आते हैं वो तो बिल्कुल मना करते हैं। वो कहते हैं जैसे बेसन है, बेसन से आप पकोड़े बनाएं लेकिन बेसन को मुंह पे ना लगाएं। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अब ये अगर आप देखें हम अगर अपनी रवायत को देखें तो मेरा ख्याल है उस रवायत में बेसन से जितनी स्किन की केयर बेसन ने की है किसी ने नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ता है कि आपकी स्किन पे एक्नी तो नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो मसला आया था वो यही आया था, जिसको एक्नी थी वो बेसन का मास्क लगा रहा था। आपने उसको देखना ना। अब क्या कर रहे होते हैं हम लोग, अगर एक कॉटन इधर यूज़ किया उसी को हमने इधर भी कर लिया। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस साइड पे इन्फेक्शन है तो हमारा डेफिनेटली अदर साइड पे भी आ गया। जिसके फेस पे एक्नी हो वो तो कतई भी बेसन यूज़ ना करे। ठीक है, क्योंकि बेसन ड्राई करता है ना, थोड़ा ड्राई भी करता है, साथ में देखिए वो उसमें से ब्लड निकल आएगा कोई भी, तो वो तो मूव करेगा ना आपके साथ, स्किन के साथ दूसरी जगह पे भी लग जाएगा, वहाँ पे भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ट्राई हम लोगों, हाँ आपकी अगर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, तब तो आप यूज़ करो। या बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, मतलब जिन लोगों को दाने हैं, एक्नी है, वो बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, एक्नी वाले तो ना यूज़ करें। और ड्राई स्किन वाले भी? ड्राई स्किन वाले यूज़ ऐसे कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ा शहद ऐड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, वो फिर मॉइस्चर को पूरा कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि शहद हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप खा रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है, अगर लगा रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो फिर बताएं सबसे पहला क्या तरीका हो सकता है? बेसन की बात करें तो बेसन का ही हमें बता दें। अगर सबसे पहले अगर हम क्लिनजिंग की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी, चलें। क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई करना है उसके लिए बहुत बेहतर है कि हमारी स्किन साफ़ हो। अगर हमारी स्किन साफ है तो कोई भी आप ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको उसका इफेक्ट अच्छा लगेगा। तो बहुत पहले अपनी कॉलेज लाइफ में जब हम लोग कॉलेज जाया करते थे, हाथों पे वो टैनिंग हो जानी, बिल्कुल खराब होते थे, हाथों पाँव का कलर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बुली करते हैं। बिल्कुल। और उसका बहुत आसान और बहुत ही जो आप अपने घर में बैठे कर सकते हो, एक तो है कि आप चीनी लो। चीनी, ठीक है। चीनी लो, उसके अंदर आप थोड़े से ड्रॉप डाल दो लेमन के। सॉरी, मुझे फ्रेश लेमन नहीं मिला था, मुझे ड्रॉप उसका ये लेना पड़ा। तो लेमन सेफ है क्योंकि जो हमारी जो लेयर है स्किन की उसको भी अक्सर डैमेज नहीं कर देता? अगर सेंसिटिव किसी की स्किन है तो वो अवॉइड करें। सेंसिटिव वालों को तो अवॉइड करना ही है। सेंसिटिव वाले थोड़ा सा पैच यूज पहले कर लें, पैच करें। पैच टेस्ट कर लें, पैच टेस्ट करें। अगर तो हाँ, अभी देखो जैसे मैंने इसमें डाला शुगर के अंदर, मैंने थोड़े लेमन ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। ये हमारी एक्सफोलिएशन बहुत जबरदस्त करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, साफ कर देगा। ठीक है। इसको स्किन पे भी हम यूज कर सकते हैं। अब किसी को ये इफेक्ट कर रहा है उसके लिए बेहतरीन है कि आप राइस फ्लावर यूज कर लो, चावलों का आटा यूज करो, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करो और अपनी स्किन। इसके अलावा आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दूध डालो, थोड़ा सा नींबू डालो और कर लो। कच्चा दूध भी क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। बेहतरीन ठंडा करके लें उसको, ठंडा करके उसकी क्लींजिंग करें। उसको क्लींजिंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, अगर आपने जैसे इसमें हमने लेमन डाला है, इसी तरह अगर हम दूध में थोड़ा सा नमक डाल दें। अच्छा, दूध में नमक? दूध में नमक, और इसका इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, और ये आपका विद इन मिनट्स आपको ना बताएगा कि आपने जो यूज़ करे थे उसका इफ़ेक्ट क्या आया। अच्छा, एक्सफोलिएटर है बेस्ट, क्योंकि मार्केट से अक्सर एक्सफोलिएटर बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। और ऑब्वियसली ये भी बताते चलो कि एक्सफोलिएट आप डेली नहीं करते, सबसे पहले आपने वंस अ वीक स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्वाइस अ वीक लेके जाना है, और उसके बाद मॉइस्चराइजर भी बिल्कुल। अभी अगर आपने फेस पे इसको अप्लाई करना है तो आप इसमें सॉल्ट कम ऐड करोगे। अगर आपने हाथों पे, ये हमारे निकल्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं, साफ नहीं हो रहे होते, उसके लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करना है। ठीक है, आप इसको मिक्स करें, आप इसको यूज़ करें और 100% आपको ये रिजल्ट देगा। आपको कोई इफेक्ट नहीं, आपका कोई ये नहीं करेगा इससे मुझे ये हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक टाइम रखना है कि 1 मिनट हमने यूज़ किया, या हाफ मिनट सबसे बेस्ट होता है। हाफ मिनट से 1 मिनट पे जाओ, ठीक है। ये टैनिंग रिमूव करने के लिए भी अच्छा है। क्योंकि देखिए इसमें सॉल्ट है ना, तो ज़्यादा जब हम इसको रब करेंगे ना तो हमारे स्किन को डैमेज भी करेगा। बिल्कुल ऐसे बड़ा लाइट आपने प्रेशर रखना है। बिल्कुल। अब ये हो गया हमारा। उसके अलावा अगर आप जाते हैं, अगर अब हम फेस की तरफ अगर आते हैं, फेस से बेहतरीन आपकी क्लीनिंग। ठीक है, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया, ज़ैनब है एबटाबाद से, उनका भी क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। अच्छा, ठीक है। एक्ने स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स?
एक्ने मार्क्स है नहीं, आपको? एक्ने स्पॉट। अच्छा ठीक है, एक्ने मार्क्स है आपको, ठीक है। अगर उनको कह रही हैं एक्ने मार्क्स हैं इसके लिए बेहतरीन क्या है आपके लिए, आप दही लें, दही लें, उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और उसके साथ आप डालें थोड़ा सा दही और साथ ग्राम फ्लावर यानी बेसन। अच्छा ये ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल, ये हमारे पोर्स को क्लॉग तो नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, इससे आपके ब्लैक स्पॉट जो आपके फेस पे बन जाते हैं, मेरी बेटी यूज़ करती है। अच्छा वो फेड अवे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता? डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता से। इससे एक तो देखिए दही आपका डिहाइड भी करेगा, उस दही में सिट्रिक थोड़ा सा होता है, वो ऑलरेडी खट्टा होता है, ठीक है। ठीक है। और इसने बेसन, ये भी आपकी बेहतरीन स्किन के लिए, लेकिन वही बात है, दाने हो तो नहीं, ठीक अगर नहीं है तो लगा। नहीं उनके तो सिर्फ मार्क्स मार्क्स है, मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। एक चम्मच अगर आप दही ले रहे हो, मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर एक चम्मच आपने दही लिया है, इसके अंदर आप चंद ड्रॉप डालोगे मस्टर्ड ऑयल के, ऑलमोस्ट हाफ। अगर 1 टेबल स्पून आपका योगर्ट है तो 1 टीस्पून आप उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, ठीक है। और आप थोड़ी सी हल्दी डाल दो। ठीक है। हल्दी के तो मैंने बहुत फायदे सुने हैं, हल्दी कि स्किन हमारे को पास लाइट करती है और पीने में और खाने में भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसको यूज अक्सर लोग इसको ना गरम करके रोस्ट करके यूज करते हैं, तो कैसे यूज करना चाहिए? जैसे गरम मास्क करके क्यों, मास्क में क्यों गरम करके आपने डालना है? उसके तो सारे बेनिफिट्स आपने वहीं पे वो जला दिए। हाँ ट्रू, बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग ये देखिए इतना प्यारा मजे का बन जाएगा, इसको आप यूज करो अपनी स्किन पे, अब कहीं पे भी अप्लाई कर सकते येलो तो नहीं करेगा ना फेस को? नहीं, इसमें हमने हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डाली, पिंच डाली है, ठीक है, 2 एक पिंच चुटकी ऑलमोस्ट, डाली है बिल्कुल सिर्फ। 1 या 2 चुटकियां ओके आप अपने इस फेस पे इसको लगाओ। क्लियर? ओके, तो वो लगाएंगे और आहिस्ता देखिए आहिस्ता। आपको- तरीका भी उनको बता दे किस टाइम लगाएं और बाद में स्किन केयर क्या करें। आप मॉर्निंग में कोशिश ये क्या करें, जब आप लोग किचन में जा रहे हो ना, उस टाइम ना अप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद कर लो। सोते हुए ठीक है? कर ले? सोते हुए नहीं, सोने मतलब से पहले सोने से कर लें। पहले करके फिर सोने से सो पहले जाएं आराम करें। से। ब्रेकफास्ट अगर आप कुकिंग करती हैं तो उसके बाद लगा लें। ठीक है। अब जैसे कुकिंग करते करते हमारा फेस रेड हो जाता है, हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है, आप टमाटर लें, उसको जस्ट अपनी स्किन पर रब कर लें। ठीक आपके है। पास टाइम नहीं है उसको ग्रेट करने का, उसको जूस निकालने का, अच्छा, सिंपली रब कर लें। तो सारे कर सकते हैं ये? ये तो कुछ कोई भी कर सकता है, नेचुरल है। आप टमाटर तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। अगर आप खाते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप लगा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा फिर उस आपने जैसे बताया, इसके बाद फिर मॉइस्चराइज भी करना है फेस को? मॉइस्चराइज करने के लिए आपको, आपके पास हनी हो, हनी के अंदर आप बनाना ऐड करो और साथ थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करें। ठीक है। बेहतरीन आपकी स्किन को ये मॉइस्ट करेगा। ओके। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा होगा, उसमें थोड़ी कम यूज़ कर लें, थोड़ा हनी कम डाल लें, या जस्ट सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप साथ लेमन यूज़ कर लो तो भी आपको इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। ये हमारा हाफ अगर आपने केला लिया है, इसको मैश करें। मेरे पास मुझे राइप नहीं मिला, राइप हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स? उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर ये देखिए हमारा ये जो पील है, ये भी आपको इफेक्ट, ये भी आपके लिए बहुत ये भी अच्छा है। रब कर सकते हैं ना फेस पे फेस और पे करें, हैंड्स पे? जिनके दाने निकले हुए हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके ठीक है। अब आपने कहीं जाना है, सुबह सुबह का टाइम है, या आपने रात में जाना है और सुबह वो मोटे वाला दाना निकल आया, स्वेलिंग हो गई है, तो क्या करें? बहुत होता है, ईद है, कोई शादी है, एक तो वो ढीठ कहीं सा ना कहीं पिंपल से निकल आता है। निकल आता है। तो उसका बेहतरीन है आप उस पर टूथपेस्ट लगा दें, अच्छा टूथपेस्ट, ठीक है। या आपने स्पून का बैक साइड थोड़ी सी हीट अप करें और उसको हल्का हल्का सा ना, उसको ये कहते हैं ना सेक देना, थोड़ा सा गर्म करें, तो वो वहीं पे बैठ जाएगा। ओके ठीक है, मतलब इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ के लिए। उसके बाद आप ये वो तो आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास फौरी फौरी मिलेंगी आपको। बिल्कुल। और आपको सारी रेमेडीज़ मैं वही दूंगी जो आपके पास हैं, आपको कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। अभी आपको मैंने बेसन और दही बताया, ये भी घर में होता बिल्कुल है। ऐसे चीनी नींबू घर में होता है, दूध है, नमक है, ये भी घर में होगा। बेसन, अभी ईद खत्म हुई है, मोस्टली सबके घरों में बेसन जरूर होता है। बिल्कुल, पूरा ठीक है? रमजान भी यूज हुआ है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन ले लें, क्योंकि कुछ लोगों को चावलों का आटा सूट करता है, कुछ को नहीं कर रहा होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन टाइप है, आप अपना पैच टेस्ट ज़रूर करें। एकदम से कभी ना करें कि उसने कहा था तो मैं यूज़ कर लूँ। बिल्कुल आपने ऐसे अपनी स्किन टोन ज़रूर देखनी है। बिल्कुल। स्किन की सम टाइम को कुछ लोगों की ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, कुछ भी रब करें वो हीटअप हो जाएगा। बिल्कुल।
उन लोगों को, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है, उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप ये देखते हैं केला, अभी हमारे पास जिस तरह रोज़ वाटर, गुलाब का है, गुलाब वो तो का है। बेहतरीन टोनर है। आप उसको अपने फ्रिज में रखें, ठंडा रहने दें, और जब आप किचन से निकलती हैं कुछ नहीं है, जस्ट उसको अप्लाई कर लो। ठीक है, एक पानी रुमाल है, वो भी अगर आपके पास नहीं है, ओके, टावल ठीक वाला। है। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, जैनब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब, सवाल कीजिए। ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। मैं आपका शौक देखती हूँ, आप इतनी प्यारी हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे ना आपसे क्वेश्चन है, मेरे फेस पे ना पिंपल्स है, मुझे शाइनिंग के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, दोबारा सवाल कीजिएगा। मेरे फेस पर पिंपल्स हैं और मुझे ना फेस शाइनिंग के लिए कुछ बता दें। ठीक है, चले, पिंपल्स हैं उनके फेस पे। किस टाइप के पिंपल्स हैं? मोटे मोटे वाले दाने निकलते हैं, एक्नी निकलती है, या देखिए टाइप, अब वो ब्लैक हेड वाले बड़े हो जाते हैं, पस वाले बनते हैं? कौन से वाले पिंपल्स हैं? क्या वो दुखते हैं, मतलब उनमें थोड़ी सी वो है, फंगल एक्नी है आपको? नहीं, बस जस्ट नॉर्मल से है। अच्छा, नॉर्मल जो निकलते हैं और थोड़े दिन बाद चले जाते हैं, वो है आपको, जी, राइट? जी, वो ही है। ठीक है, और दूसरा मसला क्या है आपका? फेस मतलब फेस पे शाइन आए, शाइन Glow आए। करे। ठीक है, ठीक है, ओके। ग्लो करे, फिर तो आपको सबसे पहले ना अपने इंटरनल हेल्थ को भी देखना है ना। हाँ, हम फेस पे कुछ भी अप्लाई करें, अगर हमारी हेल्थ ही नहीं सही है तो ग्लो जरा मुश्किल से आता है। एग्जैक्टली, ग्लो अंदर से आता है। अंदर से ऐसी आता है। चीजें आपको खानी है, फ्रूट्स खाने हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, और अगर ऐसी आपके बहुत पास सी चीजें हैं। फ्रूट्स अगर आप नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं है, आप सिंपल हमारे ये जो हमारे हैं तुख्म रेहान बोलते हैं, तुख्म लंगा बोलते हैं, चिया सीड नहीं है, तुख्म लंगा हमारा इजीली मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, आप किसी भी पंसार से लें, उसको पानी में डालें, उसको पिएं। गर्मी आ रही है, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट रखें, सॉरी हाइड्रेट रखें। ठीक है, हाइड्रेट रखेंगे क्योंकि अगर देखें छोटे थोड़े से हम सीड्स डालते हैं, पानी डालें, वो कितने ज़्यादा फूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके अंदर कितना वाटर कंटेंट आ जाता है। पानी ज्यादा पीने से वैसे भी आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। करने एक दो दिन आप खुद भी ट्राई करें, और अगर कोई पिंपल्स वगैरह है वो भी फेड अवे हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा आप देखें, आप ये कर सकते हो, चुकंदर है, गाजर है, इनका जूस पिए आप। बिल्कुल, वो भी नहीं ले सकते आप, सिंपल लेमन, ये जो लेमनेट लें, स्कंजवी पिए जितनी पी सकते हैं। ठीक है, चलें अभी आप चीनी उनको से- बता दें ग्लो के लिए कोई मास्क। ये ग्लो के लिए केला, शहद, और हमारा डलेगा थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर, बेहतरीन ग्लोइंग मास्क है। अच्छा, मिल्क पाउडर, वो मिल्क जो पाउडर। हम खाते भी हैं अभी तक छुप बिल्कुल छुप वही, के। वो जो मैं ना तो खाती हूँ। वो नीडो बुनियाद। हाँ, बिल्कुल। ये हमारा मास्क रेडी होगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा थिक है क्योंकि वो राइप नहीं है। अच्छा, इन सबको मिक्स करना है मिक्स हमने? करें और अपनी स्किन पे अप्लाई करें। किसी अब भी देखिए time? इसमें भी ज़्यादा सूट करता है जो हमारा ना ये आ जाता है खाने वाने से फारिग होकर, जब हम खुद रिलैक्स हो। ठीक है, उस टाइम ये जब यूज आपका करेंगे तो रिलैक्सिंग मूड है, आप तब अप्लाई करो कुछ भी। ठीक है। अब आपको टेंशन हो रही है और आप फेस पे अप्लाई करें तो वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, फेस पे बिल्कुल वो ठीक है। इफेक्ट आएगा ही नहीं। बस ठीक है, थोड़ी देर अप्लाई करके फिर फेस वॉश कर लेना, बिल्कुल और इससे wash ग्लो करें। आएगा नेचुरली। जब हम लोगों ने ये डाला, शहद डाल दिया, शहद तो मैजिक करेगा आपकी स्किन पे, अच्छा, ठीक है। मॉइस्ट भी रहेगा, सॉफ्ट भी आएगी, ग्लो भी आएगा। और ठीक उसके है। अलावा आप अपने फेस की एक्सरसाइज जरूर किया करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, आप कैसी हैं? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल है आपका? जी मेरी स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं ना। अच्छा, क्या छोटे एज है छोटे आपकी? पता ही नहीं पिंपल्स। अच्छा, मेरी 19 ईयर्स। ठीक है, पिंपल्स निकलते हैं आपको? जी निकलते हैं, पूरी तरीके से निकलते भी नहीं है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर अगले दिन हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, इस तरह होता है। अच्छा, तो ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली निकलते हैं हर थोड़े दिन में? जी जी ऐसे ही होता है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ऐसे ही होता है। अच्छा, ठीक है। एक तो ये अपने डाइजेशन का जरूर टेस्ट करवाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अगर ख़राब होता हाँ, है बिल्कुल। तो हमारे फेस पे इफेक्ट आता है। ट्रू। ये पानी कम पी रही होंगी, इनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, स्टमक इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी आपके फेस पे पिंपल्स बिल्कुल, निकल अगर आते हैं, आपको- लेकिन ये वैसे डेंजरस नहीं है, इनके लिए इतनी मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ जो खुद अपने ही खाने फेड अवे हो पीने का जाता है। ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिए,
पानी तो बहुत ज़्यादा पिएं, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लेमोनेड, थोड़ा सा नींबू ऐड कर लें, थोड़ा नमक ऐड करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए, आपके, क्योंकि अगर हमारा ना स्टमक सही है हाँ, फिर बिल्कुल। सब कुछ सही और है। ज़्यादातर जो हमें एक्नी वगैरह या पिंपल्स होते हैं वो तब होते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन हुई हो या मुख्तलिफ हमारे जो स्टमक इश्यूज है ना उनकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले रूट कॉज देखें आपको किस वजह से हो रहे हैं और फिर उस चीज़ पे वर्क करें। लेकिन आप वैसे कोई हेल्दी सा मास्क बता दें उनके लिए। उसके मैं वो तो बता देती हूँ। उसके अलावा देखिए कॉलेज की बच्ची है, यकीनन 19 ईयर्स की है, हाँ, जंक फूड भी खा रहे हैं, स्ट्रेस भी होता होगा एग्जाम्स का, स्ट्रेस के साथ, उसके बाद आप जंक फूड ले रहे होते हो, हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते हो, उसने भी तो इफेक्ट करना है ना, हमारी स्किन पे आना है। तो सबसे खतरनाक हमारी स्किन के लिए ये बाजार के जो ऑयल हैं, ये जंक फूड जो है, ये हमारी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, थोड़ी फिजी ड्रिंक्स जो हम लोग ले रहे हैं, ये सब हमारे फेस को आके बताते हैं कि हम लोगों ने अंदर कुछ किया है, हाँ, तो उसका इफेक्ट आया। अच्छा, उसकी ग्लोइंग के लिए अगर ये अगर लगा लेती है ना हल्दी वाला, हाँ, इसमें अगर आपने दही ऐड नहीं करना, आप थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, ठीक है, हल्दी डालें, दूध डालें, ये सिर्फ सिंपल यही टोनर लगा बना के भी अपने फेस पे अप्लाई करेंगी, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे पास, शहरीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल है आपका? ये मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाई है और फेस मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ठीक है। ड्राई स्किन के लिए ये बेहतरीन है लेमन, मिल्क पाउडर और शहद। छाइयाँ भी बहुत है उनको। छाइयों के लिए अपनी इंटेक अच्छा करें, चुकंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर का जूस, चुकंदर और गाजर को मिक्स करके लें, ठीक है, उस पर वो बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है वो जायफल जायफल को अगर हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, उससे छाइयाँ दूर होती हैं। ठीक है। और किस तरह करना है? बस डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं, उसको आप कोई भी आपके घर में ना कोई चीज़ होगी, यानी कोई हमारे घरों में छोटी सी ना वो छोटे छोटे पत्थर के होते हैं, हम मसाला वगैरह पीसते हैं, ठीक है, छोटी छोटी कुंडियाँ बनी हुई होती हैं, उनके अंदर आपने उसको रब करना है, थोड़ा सा पानी डालें, उसको मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता ना एक क्रीम सी बन जाएगी, उस क्रीम को लाइट लाइट सा फेस पे अप्लाई करें। ठीक और सबसे पहले अपने लीवर का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे फेस पे छाइयाँ आती हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। कभी हम जो बहुत ज़्यादा ब्लीच कराते हैं और कभी हार्मफुल फेशियल्स लेते हैं जो बहुत सस्ते सस्ते पैकेट में मिलते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्किन पे छाइयाँ पड़ती हैं। हमारा वो ब्लड रुक जाता है ना, बिल्कुल, ब्लड वो हमारा ब्लॉकेज आ जाती है, जहाँ पे ब्लॉकेज होगी वहीं पे हमारा वो बनेगा, पिंपल भी बनेगा, ब्लैक हेड भी बनेगा, वहीं पे ब्लैक स्पॉट बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा हो जब हम लोगों को कभी चोट लग जाती है, एक नील सा पड़ता है, ब्लू कलर का हो जाता है, बिल्कुल, तो स्किन तो हमारी है ही बहुत सेंसिटिव। ट्रू ऐसे। और मैं भी पर्सनली आप सबको रेकमेंड करूंगी, जितने भी इंस्टेंट फेशियल्स हैं जो मार्केट में 100 रुपये, 120, 200 के मिलते हैं, प्लीज़ अपनी स्किन पे मत अप्लाई करें, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और फिर जैसे आपकी एज गुजरेगी, 5-6 साल गुजरेंगे, आपके मुंह पे छाइयाँ पड़ने लग जाएंगी, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करें। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमारी फैमिली बिल्कुल आपका प्रोग्राम देखती है। बहुत शुक्रिया आपका जी। वो मैंने ये पूछना था कि मेरे मैदे की बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझे, तो इस बारे में पूछना था। अच्छा, ठीक है। इनकी मैदे की प्रॉब्लम है, मैदे में क्या एसिडिटी होती है, इनको खाना हजम नहीं हो रहा, मुख्तलिफ स्टमक इश्यूज आई गेस, तो मुख्तलिफ स्टमक इश्यूज के लिए मुख्तलिफ इलाज है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लाइन पे हैं तो बता सकते हैं कि आपको कौन सा इशू रहता है? जी, ज्यादा स्टमक का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है जो मुझे। आपको एसिडिटी? अच्छा, एसिडिटी है। जी जी, ठीक है, एसिडिटी है। इसके लिए तो इन्हें नमक मिर्च का थोड़ा एहतियात करना चाहिए, पानी ज़्यादा पिए, अपने खुराक में ये ज़्यादा बुनी हुए खाने, सैलड का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, सैलड यूज़ करें। सैलड में अगर बहुत महंगा नहीं हम खा सकते, सिर्फ खीरा खा लें, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के फिर खाएं। यही हमारी कुदरती चीज़ें ही हैं। ड्रिंक्स पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं। बड़ी जो हमारे जो हमारे प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा हमारी आ रही है ना, वो हमारे कम सोने की वजह से आ रही है, या खा के फौरन सो जाना, उसकी वजह से भी हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम स्किन रेमेडीज़ पे बात कर रहे थे, जो घर में हमारी चीज़ें मौजूद है, कैसे हम उनको यूज़ करते हुए बहुत ग्लोई और हेल्दी स्किन हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थी हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो रही है और बज़ाहिर इसकी एक वजह तो लाइफस्टाइल है और वो डाइट भी है जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी के नंबर्स बढ़ा रहे हैं और ये तशवीशनाक बात तो है जिसकी एक ही आसान हल है, बेहतरीन लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट। दूसरा ये कि कैंसर चूँकि काबिल इलाज है और लाहौर में इस बीमारी के इलाज के लिए एक बड़ा इदारा बनाया जा रहा है, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, जो कि यकीनी तौर पर इस मर्ज़ के शिकार अफराद के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। पंजाब हुकूमत के इस प्रोजेक्ट पर अब तक कितना काम हो चुका है, बकिया काम मुकम्मल होने में कितना अरसा दरकार होगा, आवाम के लिए यहाँ इलाज की क्या सहूलियात मैसर होंगी, क्या कैंसर के मरीजों के लिए यहाँ इलाज मुफ्त होगा और ये हस्पताल मजीद कितने अरसे तक फाल हो जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, जो कि वाइस चांसलर भी हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा हूँ और बहुत शुक्रिया आपके आज यहाँ मुझे इनवाइट करने का इस बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस इदारे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा देखिए, जब माशरे को किसी ख़तरे का सामना होता है तो सबसे पहले तो उस ख़तरे की निशानदेही की जाती है कि भाई ये ख़तरा मौजूद है, और जब उसकी निशानदेही हो जाती है तो फिर उसके बाद सोचा जाता है कि इस ख़तरे का तदारक कैसे किया जाएगा और उस तदारक के लिए एक मनसूबाबंदी की जाती है और उस मनसूबाबंदी करने के बाद उस ख़तरे का मुकाबला करने की ठानी जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो कैंसर का मर्ज़ है जिसको हम सरतान कहते हैं आम ज़बान में, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इस चीज़ को सोचिए कि सालाना करीबन 2.25 लाख से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ इस वक्त रजिस्टर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और उन 2.25 लाख मरीज़ों के अंदर करीबन 1,25,000 से ज़्यादा सालाना इस दुनिया से चले जाते हैं। इसका मतलब है कि जो शरह तनासिब अमवात की है कैंसर के मरीज़ों में वो कोई 50% से भी ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मूजी मर्ज़ है। तो जब हुकूमत पंजाब को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कैंसर इस तेज़ी से फैल रहा है इस माशरे में, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर छाती का कैंसर और मर्दों के अंदर जो है ना मुंह और ज़बान और हेड एंड नेक का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से, तो ज़ाहिर है ख़तरे की निशानदेही तो हो गई, उससे बचाव का तदारक भी सोचा गया और फिर उसके मुकाबले का। और ये जो कैंसर अस्पताल आप सुन रहे हैं इसके बारे में, नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, तो इसका ख्याल हुकूमत पंजाब के ज़हन में आया कि एक ऐसा मरबूत अदारा होना चाहिए जहाँ पे ना सिर्फ कैंसर की तशख़ीस हो सके बल्कि उसका एक ही छत तले उसका जदीद तरीन और मरबूत निज़ाम इलाज भी मैसर हो आवाम के लिए। मैं बताता चलूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कैंसर के इलाज के लिए कुछ इदारे मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे ख़ास तौर पे पंजाब में, लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में कोई हुकूमती सतह पे कैंसर के इलाज का अलहदा हस्पताल नहीं था। तो ज़ाहिर है इसके बारे में सोचना था। बिल्कुल। और जब कैंसर के मरीज़ सामने आते हैं, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इट वाज नीडेड, सो दैट वाज द रीज़न कि इसमें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कैंसर का लफ्ज़ या सरतान का लफ्ज़ है तो बहुत ख़तरनाक, लेकिन मैं आवाम की इतला की अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनको ये जहन में रखना चाहिए कि 30 से 40% ऐसे कैंसर हैं जिनसे आप बच सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप समझें कि मुंह और ज़ुबान का कैंसर और गले का कैंसर, ये ज़्यादातर गुटखा और छालिया खाने से होता है। लंग का कैंसर यानी कि जो फेफड़ों का कैंसर है स्मोकिंग से होता है। जिगर का कैंसर और पेट का कैंसर ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ खाने से होता है। लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार हो जाते हैं उनकी वजह से होता है। इस तरह जो बहुत सारे कैंसर्स हैं जो लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लें, ख़ास तौर पे ख़वातीन के कुछ कैंसर हैं, सर्वाइकल कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया है, तो वो उसकी वजह से जो है ना अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करा लें तो आप उनसे बच सकते हैं। ख़वातीन के अंदर जो छाती का कैंसर है उससे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें, मोटापे से बच जाएं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली शर्त तो है कि मोटापे से बचना, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप कोशिश करें कि जो है ना ऐसी ग़ज़ाओं से परहेज़ करें जिसमें बहुत मुरगन ग़ज़ाएँ शामिल हों, क्योंकि जो जब बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं ये छाती का कैंसर का बायस बनते हैं। बच्चियों का अगर शादी ज़रा जल्दी कर दी जाए तो, क्योंकि एक है कि अगर जितना ज़्यादा लेट
मिनार्की होता है, जितना लेट मीनोपॉज होता है, जितना अर्ली मिनार्की होता है, यानी कि जो वो दौराने हिस्सा जो ज़िंदगी ये का बड़ी है। आप इम्पोर्टेंट बात जी। कर रहे हैं कि शादियां बच्चियों की जल्दी कर दी जी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि छाती का एक्सपोजर जो फीमेल हार्मोन्स है ईस्ट्रोजेंस, उस पे जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा छाती का कैंसर होने का डर होता है। तो जिन बच्चियों की माहवारी का अमल जल्दी शुरू हो जाता है या माहवारी का अमल ज़्यादा देर तक चलता रहता है, उनके अंदर एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। जब प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जब मैरिजेज़ हो जाती हैं, प्रेगनेंसीज़ होती हैं, तो उसमें बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं। जब बच्चियां अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है माँ और बच्चे की कुर्बत के लिए और आइंदा ज़िंदगी के लिए, तो वो उस दौरानी में भी ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं। तो अगर आप समझें कि अगर बच्चियों की शादियाँ आप जल्दी कर देते हैं और उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ज़िंदगी का बहुत सा ऐसा अरसा गुजरता है जिसमें आपका ईस्ट्रोजन से एक्सपोजर कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, हम जी। इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, जी। मोहम्मद उमैर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक हूँ। जी, सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। सवाल कैंसर से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं? ठीक है, पूछ रहे हैं कि कैंसर से बचाव के लिए कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स जी। और कोई टेस्ट भी बता दें कि वो कर जी, लें। कैंसर से बचाव के सबसे ज़्यादा जो एहतियाती तदाबीर है ना, उसमें जो पहली चीज़ जो आती है वो आपकी ग़िज़ा है। ठीक है, अगर आपको पानी और ग़िज़ा साफ़ सुथरी और अच्छी फ़राहम हो रही है तो वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और कैंसर से बचाव का एक बहुत खूबसूरत तदारक भी है। दूसरी बड़ी बात जो है ना इसके अंदर ये है कि ख़ास तौर पे ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि जिसके अंदर मुरगन अशिया बहुत कम हो, क्योंकि जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि जितनी ज़्यादा आप फ़ैट्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर रिस्क बढ़ जाता है ना सिर्फ छाती के कैंसर का, बल्कि ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा बहुत हाई प्रोटीन्स इस्तेमाल करें तो बड़ी आंत का कैंसर बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह प्रोस्टेट, किडनी का कैंसर बढ़ जाता है। और अगर आप सिगरेट पीने से इज्तनाब करें, और सिगरेट पीने का ये मतलब नहीं है कि आप सिगरेट ना पिए और हुक्का पी लें, बेसिकली इट इज़ निकोटीन, टम्बैको, तो उससे आप इज्तनाब करें। आप उसको बिल्कुल स्मोकिंग, बल्कि जो लोग स्मोक करते हैं उनसे भी दूर हट के बैठना चाहिए अगर आप खुद भी स्मोक नहीं करते, क्योंकि जब आप वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव स्मोकिंग बहुत डेंजरस जी, है। क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं तो आप 39 हाइड्रोकार्बन्स इनहेल करते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकालते हैं तो आपकी अपनी हाइड्रोकार्बन्स भी, तो जब आप बाहर उसको सांस बाहर निकालते हैं तो ये 39 हाइड्रोकार्बन्स नहीं रहती, ये 45 हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, तो इसका मैं मतलब चाहूंगी है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस चीज़ पे ख्याल रखें, थोड़ी जी। सी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखें बिल्कुल। कि जो हमारे ऑफिसेज हैं, स्कूल्स में तो ऑब्वियसली नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप ओपनली स्मोकिंग नहीं कर सकते, स्मोकिंग बूथ होने चाहिए, बिकॉज आप तो कर रहे हैं लेकिन जो इनहेल कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, तो दूसरों को भी हमें नुकसान से बचाना है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं चूँकि वाइस चांसलर भी हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान की सबसे कदीम तिब्बी दरसगाह है। यहाँ पे स्मोकिंग इन द ऑफिसेज, इन द क्लासरूम्स, इन द प्लेग्राउंड्स, इन द हॉल्स, ऑडिटोरियम्स इज़ एब्सोल्युटली बैन। हमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हम बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले ज़रा हम नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर का जो इलाज है, हम आम जो बंदा है, आम पाकिस्तानी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता जी। तो इस हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए क्या सहूलियात मैसर हैं? अच्छा देखें, जब किसी को कैंसर का मर्ज़ लाहक हो जाता है ना, तो पहली बात तो यह है कि वो बहुत शदीद जिस्मानी तकलीफ़ में होता है। ज़ाहिर है कैंसर है तो तकलीफ़ तो उसके साथ आती है। इस जिस्मानी तकलीफ़ के साथ वो एक बहुत शदीद नफ्सियाती दबाव का भी शिकार होता है, क्योंकि वो जब उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो वो ज़िंदगी और मौत के दुराहे पे आके खड़ा हो जाता है। उसके लिए तो दुनिया अंधेर हो गई ना, उसके लिए तो कुछ बाकी नहीं बचा। और स्ट्रेस से ज़्यादा वर्स हो जाते हैं सिम्टम्स। अब एक तरफ देखिए कि शदीद जिस्मानी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा जज्बाती तनाव है, नफ्सियाती प्रेशर है, उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि शदीद या उससे भी ज़्यादा माली दबाव का भी शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह है कि कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा है। और मेरी अपनी नज़र में, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम ए सर्जन, तो मेरी अपनी नज़र में जो जब किसी ख़ानदान में, मतवसत तबके में
या लो मिडिल क्लास के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, अपर मिडिल क्लास में भी जब किसी ख़ानदान के फ़र्द को कैंसर का मर्ज़ लाहक होता है, उस सारा का सारा ख़ानदान तो उस तनाव का शिकार होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा है कि आपका जो माशी मुकाम है वो गुर्बत की सतह पे धकेला जाता है। इतना महंगा इलाज है, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, जायदादें करक हो जाती हैं, जेवर बेच देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, सब तो कुछ लगा देते हैं। ऐसे मौके पे वक्त की ज़रूरत थी, लाहौर की ज़रूरत थी, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और मैं इस पे दाद देता हूँ सबसे पहले तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसको अमली जामा पहनाया। हमारी जो मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब है मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि फ़ौरी तौर पे कि कैंसर का अस्पताल जो है ना बना दिया जाए। और मैं बताता चलूँ कि इस कैंसर का अस्पताल जो का मरकज़ी नुक्ता निगाह और महवर मरीज़ और उसका ख़ानदान है, उसके लवाहिकीन है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चूँकि देखे आ गया मर्ज़, मान लिया अल्लाह ताला की तरफ से हो जाते हैं बीमार आप तकलीफ़ का शिकार भी हो जाते हैं, ज़हनी परेशानी तो है ही है उसके साथ, लेकिन जो उसके ऊपर जो आपको माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है इसके इलाज में, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी है ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी हैंड होल्डिंग करें, उसका हाथ पकड़े और उसको एक रास्ता दिखाए। क्योंकि वो तो मैंने जिस हिसाब से आपसे जिक्र किया कि उसकी तो ज़िंदगी अंधेर हो जाती है, उसको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और इसमें ये चीज़ कि पैसे कहाँ से आएंगे, इलाज कहाँ से होगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने इसके बारे में जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शन है कि 100% मुफ्त इलाज होगा। अब ये कहना तो जी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसको अमली जामा पहनाया जी। तो उसमें आप देखिएगा कि ये एक वाहिद ऐसा अदारा होगा जहाँ पे मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद खान अफरीदी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सबको सलाम दुआ कबूल हो। जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग आमतौर पे ये प्लास्टिक और ये शॉपर वगैरह जला देते हैं, ये कचरा प्लेस पे इधर उधर, तो वो फिजाई आलूदगी हो जाती है उससे, तो क्या इससे भी कैंसर हो सकता है? वो कह रहे हैं कूड़ा जला देते हैं और फिर प्लास्टिक जलाते हैं, तो क्या इससे भी कैंसर होता है? देखिए, फ़ज़ाई आलूदगी जिसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, फ़ज़ाई आलूदगी तो एक 100% और एक नुमायाँ, हम इसको इटोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, यानी कि जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो ये तो 100% है। जितनी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी होगी, जितना ज़्यादा कार्बन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होगा, उतना ही ज़्यादा चांस है कि खुदा न खास्ता किसी को छाती का कैंसर हो जाए या किसी को मैदे का कैंसर हो जाए। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि 100% जो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब है, उसको इस चीज़ का अदराक है भी, और उसके बारे में कोशिशें भी हो रही हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी को जितना कम सतह पे रखा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और ये सारी चीज़ें जिनका ये जिक्र करें ना, कि कूड़े को जलाना, प्लास्टिक बैग्स को जलाना, स्मोकिंग करना, गर्दा, मिट्टी, आलूदगी, ये सब जो है ना इसका हिस्सेदार है। तभी पाकिस्तान इस वक्त एशिया के उन ममालिक में है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कैंसर फैल रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, हॉस्पिटल पे हम बात कर रहे थे जी, तो क्या इधर टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि रिसर्च सेंटर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या ट्रेन भी किया जाएगा उनको? देखिए, ये एक बड़ा मरबूत और एक समझ लें कि फ़कीदुल मिसाल किस्म का इदारा है, क्योंकि जब कैंसर का आप इलाज करते हैं ना, तो कैंसर के इलाज नामुकम्मल होता है जब तक उस इदारे में उस कैंसर की तहकीक नहीं हो रही, बिल्कुल उसके बारे में जो है ना रिसर्च ग्रांट्स नहीं आ रही, उसके बारे में क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो रही, उसके बारे में जो है ना जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही कि किस किस्म का कैंसर और किस जुनियाती वजूहात पे हमें ये कैंसर हुआ है, और उसके बाद हम प्रिसीजन थेरेपी कहते हैं। देखिए, हमारी जो आबादी है ना, ये इसकी जुनियाती साख्त जो है ये यूरोपियन आबादी से और बाकी दूसरे दुनिया के ममालिक की से इसकी जीनियाती साख जिसको हम कहते हैं ना जीनोमिक्स डिफरेंट है। अब उस डिफरेंट जीनोमिक्स की वजह से, उसकी डिफरेंस की वजह से हमारे जो कैंसर्स हैं उनकी वजूहात भी डिफरेंट है और हमारे कैंसर्स की नौयत भी डिफरेंट है। तो जब तक इसके अंदर रिसर्च नहीं होगी, हमारी अपनी रिसर्च नहीं होगी,
हम इसका सही इलाज करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसको रिसर्च सेंटर का दर्जा भी दिया गया। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा हम इसके उस पर बात कर लेते हैं, कितने बेड्स होंगे इसमें, कौन कौन सी जो लेटेस्ट हमारे पास सहूलियात है वो होंगी, और जो दूसरे हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट होगा? अच्छा, ख़ास तौर पे जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जी, उनसे। उसमें पहले तो मैं आपको सहूलियत के बारे में बता दूं। देखिए, ये 915 बेड का अस्पताल है। अच्छा। और मैं समझता हूँ, देखिए मुझे बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, अपनी तरबियत के सिलसिले में जाना पड़ा। आप अमेरिका समझ लें, आप वलायत समझ लें, यूरोप के ममालिक, मिडल ईस्ट समझ लें, जहाँ जहाँ इल्म के लिए मुझे जाना पड़ा मैं गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने इस तमाम ट्रैवल के दौरान मैंने इससे बड़ा कैंसर का अस्पताल पूरी दुनिया में नहीं देखा। हो सकता है किसी दुनिया के ऐसे कोने में जहाँ पे मैं ना जा सका हूँ और ऐसा मौजूद हो जो मेरे इल्म में ना हो, लेकिन मेरी नज़र में 915 बेड से का कैंसर का जदीद तरीन अस्पताल मेरी नज़र में तो सारी दुनिया में मैंने तो कहीं नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा अस्पताल है कि ये 40 एकड़ से ज़्यादा रकबे पे फैला हुआ है। ठीक है। और इसको 2 फेजेज़ में बनाया जा रहा है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के भी 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका कैंसर केयर बिल्डिंग है, जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए ओपीडी का दर्जा तैयार रखेगा, लेकिन वो भी एक पूरा मरबूत अस्पताल है। उसके साथ एक थेरेपी गार्डन है, क्योंकि इन लोगों को साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की भी ज़रूरत होती है, और प्लस कप बिल्डिंग्स है। दूसरा जो फेज़ है उसके अंदर मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जो जिसके अंदर ये जो कैंसर केयर बिल्डिंग है इसमें 150 बेड हैं, और मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग जिसमें 280 बेड हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है एक पूरा ये अस्पताल है तो इसमें कैफेटेरियाज़, मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए सराय, मस्जिद, डॉक्टर्स की रेजिडेंसीज, ये हमारा फ़ेज़ सी है। और चौथा फ़ेज़ जो कि मैं समझता हूँ कि इस अस्पताल के साथ साथ ही तमीर है, ये बैक वक्त सारे तमीर हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कैंसर केयर हॉस्पिटल आएगा। जो चौथा फेज़ है दैट इज़ नोन एज द हॉस्पाइस एंड साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बहुत महदूद सहूलतें मैसर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि आपके पास अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर हो। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी 110 बेड का है, और मैं फिर एक दफ़ा आपको बताऊँ कि मेरी नज़र में 110 बेड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर तो पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। ठीक है, एक हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया, आबिद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए आबिद। वालेकुम सलाम जी। सर मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना था। जी जी जी, कि ये बातें तो कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कि कैसा नाम है, हम ये इतना इलाज कर रहे हैं या फ्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि डॉक्टरों के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बात करें कि डॉक्टर हर टाइम मोबाइल ही यूज करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि पेशेंट के ऊपर उनकी तवज्जो होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं होती। जी ठीक है, मुझे लगता है किसी हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, जो कि हो सकता है ऑब्वियसली। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब जो नया कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लागू किया है वो ये क्या है कि दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमारी सीएम ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था अभी पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुई थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो अब इनकी जो शिकायत है बजा है, और इसके बारे में मैं भी इनसे मुत्तफ़िक हूँ कि दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स को किसी भी सूरत में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो मरीज़ से बात कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री ले रहे हो, उसको एग्जामिन कर रहे हो, उसकी इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हो, या उसके इलाज में वो मशगूल हो, तो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको मोबाइल है, जो मॉडर्न गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट की वो नेट पे अवेलेबल होती हैं, उनको देखनी पड़ती हैं। कई दफ़ा अपने सीनियर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, कई दफ़ा उसी मरीज़ के सिलसिले में अपने सीनियर से राय तलब कर होते हैं कि ये, तो कभी कभी उनको इस्तेमाल की इजाज़त होती है। ऐसे ही है, सवाल तो बहुत है, बातें तो बहुत है। इंशाल्लाह फिर अगले सेगमेंट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, वक्त की ज़रूरत, पाकिस्तान की ज़रूरत, एक और कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, इसी पर हम बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद हमाद। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। दुनिया अपने घोंसले से गिरा हुआ एक गुमशुदा परिंदा, आंसुओं में डूबा हुआ एक बच्चा, हमलों के रहमो करम पर एक मुहाजिर, इंसानी कवानीन का एक कैदी, एक फटी पुरानी पुतली जिसे डंडे के ज़ोर पर नचाया जा रहा है। ये जो मैंने आपके सामने इक़्तिबास पेश किया है, ये एक नज़्म है अरबी की जिसका उर्दू तर्जुमा किया गया है। इसको मंजूम तर्जुमा वो उन्होंने कष्ट नहीं किया और सिर्फ नसरी तर्जुमा। आप समझें कि इस सूरत में, इस किताब में आपको नसरी नज़में मिलेंगी, लेकिन वो अरबिक से ट्रांसलेटेड हैं, फ्री वर्स जो होती है उस तरह। तो ये किताब कौन सी है और ये नज़्म क्या है? इस नज़्म का नाम है दुनिया और जो शायरा हैं वो हैं फौजिया ल्योखली और किताब है दश्ते रायगानी। दश्ते रायगानी इसको डॉक्टर शाहीन मुफ्ती साहिबा ने तर्जुमा करके किताबी शक्ल में पेश किया हमारे सामने और इसको ब्राइट बुक्स वालों ने शाया किया है। तो ये नज़्म क्यों, ये नज़्म सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया, बल्कि मालूम हो गया कि ये अरबी शायरी है। तो नीचे साथ लिखा हुआ है उन्होंने जदीद अरबी नज़में। ये जदीद क्यों है ये अर्ज़ करता हूँ ताकि हम इस किताब में दाखिल हो सकें। वो जदीद इसलिए है कि 9/11 का जो वाक़या था वो मामूली नहीं, गैर मामूली वाक़या था। उसने पूरी दुनिया में असरात मुरतब किए और ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड जो था और पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो गल्फ़ और उसके आसपास के रीजन बशमूल पाकिस्तान, उस पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब किए। लेकिन जो डायरेक्टली असरानंदाज हुआ 9/11 और उसके बाद के तमाम वाक़यात से, वो गल्फ़ का एरिया है जिसमें कि फ़लस्तीन है और ये गज़ा आजकल का आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रेटर इसराइल की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। फिर इराक़ का मामला जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरी, उसके अलावा मिस्र का मामला, लीबिया का मामला, आपको सब कुछ आपके सामने है पिछले जो 23-24 साल की कहानियाँ 9/11 के बाद की। तो उस दौरान में वहाँ का मुफक्किर क्या सोच रहा है, वहाँ का अदीब शायर क्या लिख रहा है, ये बड़ा अहम था। इससे पहले अरबी का ख़जाना हमारे सामने है और हमने देखा कि अरबी का ऐसा अज़ीमुश्शान ख़जाना है कि जो जाहिलिया ज़माना था उसमें भी एक से बढ़कर एक इमराउल कैस जैसे, एक से बढ़कर एक इब्न ज़ुहैर जैसे लोग वो पैदा होते रहे और उनसे हमें आशना करवाया उर्दू दान तबके को। मोहम्मद कासिम साहब ने, कभी डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब ने, और इसके अलावा जो बीच में नसरी अदब है वो भी अब हमारे पास आ गया है। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे 9/11 के बाद आप टाइटल पे अगर आप देखें तो आपको अबू गुरैब जेल जो वो नज़र आएगी और जो जुल्म सितम ढाया गया वहाँ से उठा के वहाँ अबू गुरैब में तो बहुत ज़्यादा, वो तो इराक़ के अंदर ही बनाई गई थी ना। इसके अलावा जो ग्वांतानामो बे में जो जुल्म किया गया, ज़ाहिर है उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने लिखा और मुझे एक नज़म याद, उसका तर्जुमा ही ज़ाहिर याद आ रहा है कि मेरे काफ़िले के तमाम मर्द मारे गए, अब जो बचे हैं वो बच्चे, ख़वातीन हैं या हेजड़े हैं। तो इस तरह के, और मक्खियों की भिनभिनाहट है और लाशें हैं और कटे फटे चेहरे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो आपको नज़र आते हैं ये अरबी अदब में अब जा बजा नज़र आते हैं। इसमें भी फ़लस्तीन के अलावा मिस्र है और शाम है और इराक़ है, ज़ाहिर है, और इसके अलावा लेबनान है। और लेबनान से हैरत अंगेज़ बात है कि 20 नज़में इन्होंने मुंतखब की, जिसमें से 19 जो हैं वो इन्हीं शायरा की हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। इस किताब में बड़ी खूबसूरत नज़में हैं, महमूद दरवेश जैसे लोग मौजूद हैं, इक़्तिदार जावेद साहब ने, मोहम्मद अहमद साहब ने और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने, मोहम्मद काजिम ने जदीदो कदीम जो अरबी अदब है उससे हमें आशना करवाया उर्दू दान तबके को। ये डॉक्टर शाहीन मुफ्ती साहिबा ने कमाल किया है कि जो रिसाई नज़में हैं उनको इकट्ठा कर दिया है। ज़ाहिर है 9/11 के बाद इनके पास, इन अदीबों के पास खुश रहने के लिए या रोमांस के लिए तो ज़ाहिर है उनका कलम उसमें नहीं आएगा, वो तो मरसिए हैं ज़्यादातर। और इसका दिबाचा भी सैयद शबीर हुसैन साहब ने जो लिखा है वो भी एक रिसाई अंदाज में लिखा है। करबला से इसको ममासल करार दिया है और वही करबला की सरज़मीन, वहाँ पे जो क़यामत ढाई गई उसके बाद जब सद्दाम हुसैन का फ़ॉल हुआ। तो ये सारे मामलात आपके सामने आते हैं जब आप इस किताब का मुताला करते हैं और ये किताब बेहद शानदार है। मुझे सिर्फ एक मामला, यानी अगर आप अदब के तालिब इल्म हैं और मुज़ाहमती अदब पढ़ना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर रिसाई अंदाज़ में मुज़ाहमती अदब पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको बड़ी काटदार नज़में भी मिलेंगी
और फौजिया लोकेली के बारे में जब मैं देख रहा था 19 नज़में उसकी इसमें शामिल की हैं, तो मैंने इसकी रिसर्च की, जितना मेरे पास मवाद यानी मुयस्सर था, जो एक्सेस थी, तो मुझे बहुत कम इनके बारे में मिला। हकीकत ये है कि एग्जैक्टली इस नाम के साथ फाजिया, फादिया, फौजिया, फ़ाऊजिया कुछ हर तरीके से मैंने टेस्ट करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल सका। तो इससे मुझे ये ख्याल आया कि डॉक्टर शाहीन मुफ्ती साहिबा को ये चाहिए था, जैसे हमारे दीगर शुआरा कराम ने किया जिन्होंने तर्जुमे किए हैं, उन्होंने उनमें से बाज़ ने ये किया कि जिस शायर का कलाम भी शामिल कर रहे हैं उस शायर के बारे में एक सफ़ा शुरू में तारुफ़ी सफ़ा जो शाया कर दिया जाए, ताकि जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए आसानी हो जाए, या मेरे जैसे तालिब इल्मों के लिए आसानी हो जाए कि जिन्होंने उससे पहले इस तरह की महमूद दरवेश को, नाज़ुकुल मलाइका तो कुछ पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन इनको नहीं पढ़ा हुआ था। तो इस तरह जिनको नहीं पढ़ा हुआ उनके बारे में हमें मालूम हो जाए, तो ये अगर आखिर पे इंडेक्स भी होता और शुरू में तारुफ़ी जो नोट्स हैं हर शायर से पहले, तो ये बड़ा ही शानदार काम होता। बहरहाल आपको जो भी अरबी स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो मुज़ाहमती या रिसाई अदब लिखा जा रहा है, उसकी जो आप समझ लें स्पेक्स जो हैं, स्पेसिमन्स जो हैं, वो उठाए गए हैं और इसमें बड़ी ही खूबसूरत नज़में मौजूद हैं। आप पढ़ेंगे तो आपके दिल में रह जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और कहते हैं कि किसी का अपना कोई नशे की लत में मुब्तला हो जाए तो एक एक सांस इसके लिए जहर बन जाती है, क्योंकि नशा वो खामोश लत है जो इंसान के दिमाग को मऊफ करने के साथ इसे जज्बात से भी आरी कर देती है। और सिर्फ वही नहीं, यानी सिर्फ नशे की लत में मुब्तला फ़र्द ही नहीं, पूरा ख़ानदान बेबसी की तस्वीर बनकर रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई नशे में मुब्तला फ़र्द को बचाने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि वो अपना बहुत कुछ दाव पर लगा कर इसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो नशे का आदी हो चुका होता है, इसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो फ़ौरी इसे छोड़ दे। वक्त गुजरता रहता है और जब वो नहीं बदलता तो फिर घर वाले या दोस्त भी इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो इस सूरत हाल से तंग आ चुके होते हैं। लेकिन कभी जो नशा करने वाला फ़ैसला कर ले कि इसे अब ज़िंदगी की तरफ वापस पलटना है, तो तब कोई इसे सीरियस ही नहीं लेता। और आज का सेगमेंट इसी नफ्सियाती जंग को डिस्कस करने के लिए है जो एक घर और एक फ़र्द के दरमियान होती है। लेकिन क्या है कि वक्त जो इनके दरमियान लकीर खींच चुका होता है, इसको कैसे मिटाया जाए। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि एक शख्स को अगर दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना है तो कितना वक्त लगेगा, और इस सब में घर वालों का किरदार कितना अहम है। और इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि कोई भी किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ की लत हो, वो बुरी होती है, लेकिन कहा जाता है जो नशे की लत है ना, वो सबसे ज़्यादा बुरी और तमाम बुराइयों की जड़ है। तो बताएं ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। बुनियादी बात यह है कि आज आप जिस मौजू पे बात करना चाहती हैं, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पिछले 32 साल से इस तरह के इदारों के साथ रहा कि जहाँ पे नशे की बीमारी का इलाज होता रहा, और नशे की बीमारी को मैंने ज़िंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा और ख़ानदानों को बर्बाद होते हुए देखा। और अगली बात मैं ये भी आपके टीवी के थ्रू कहना चाहता हूँ, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को डिटोरिएट होने में और पूरे पाकिस्तान में जो मसाइल आज आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जो है वो नशा भी है। और उसकी बहुत बड़ी वजह इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जवानों का मुल्क है। वो जवान जो 15 साल से और 50 साल के दरमियान रहते हैं, तो इनमें जो सबसे बड़ी बीमारी है वो नशे की बीमारी। तो जिस कौम की जवान नस्ल कि जिसको पढ़ना चाहिए था, काम करना चाहिए था, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए था, अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहिए था, वो इन चक्करों में पड़ गई। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल जो है वो कोशिश है कि हमें किसी तरह से स्टेबलाइज नहीं होने दिया चाहिए, और उसके लिए हमारी टारगेट पॉपुलेशन को जो है ना उन्होंने हिट भी किया है। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त रजिस्टर्ड जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा इस पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, आप इसको ज़रा कैलकुलेट तो करें कि हुआ क्या हमारे साथ, और इस पर हम बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसके साथ ये मसला है वो और उसकी फैमिली ये बात नहीं करना चाहती।
हुआ ये है कि अगर आपके घर में खुदा न खास्ता, मेरे घर में किसी रिश्तेदारों में अगर एक बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ता है और वो एडिक्ट हो गया है, एडिक्शन तो एक बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी डेफिनेशन अगर चाहेंगे तो आप मैं बता दूंगा, लेकिन अगर एक बच्चा हो जाता है एडिक्ट तो उसके घर में अगर एवरेज पाकिस्तान में लोग रहते हैं 6 से 7 लोग रहते हैं इस घर में, तो हर शख्स अफेक्टेड है। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल उसका वालिद जो है वो टीचर है, तो क्या आपका ख्याल है कि वो अपने स्कूल कॉलेज में जाके वो सही पढ़ाता होगा? उसका दिमाग तो ये लगा है कि मेरा बच्चा जो है वो पता नहीं कहाँ है, किसी पुल के नीचे है, किसी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, नशा कर रहा है। क्या उसकी माँ जो घर में एक हाउस वाइफ है, क्या वो अपना काम सही कर सकती है? क्या उसकी बहन जिसकी शादी किसी घर में हो गई है, क्या उसको ये नहीं सुनना पड़ रहा कि तुम एक नशई की बहन हो? बिल्कुल। क्या उसका भाई जो किसी स्कूल उस कॉलेज में पढ़ता है, उसकी बहन पढ़ती है, क्या उसको नहीं सुनना पड़ता कि तुम्हारा भाई क्या करता है? तो इसका मतलब ये है कि पूरी इंटायर फैमिली जो है ना वो अफेक्टेड है। तो अगर 1 करोड़ लोग हैं नशा करने वाले, मतलब जो जिसको हम लेबल कर देंगे नशा करने वाले लोग, तो 1 करोड़ को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 7 करोड़ लोग होते हैं। और 7 करोड़ लोग जो है ना अफेक्टेड बाय वन डिज़ीज़, और एक डिज़ीज़ का अफेक्ट होना, पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़, तो 33% ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय वन डिज़ीज़। तो अब आप ख़ुद मुझे बताइए कि क्या मुल्क को तरक्की करेगा? और इसका जो फाइनेंशियल इम्पेक्ट है वो भी इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगें तो आपके कैलकुलेटर के जो है ना सिफर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम क्रिएट करने वाली ये चीज़ मौजूद है। अब तो जो नशे आ रहे हैं जिसको एक्टीसी वगैरह कहते हैं, और वो तो इतनी तेज़ी से आपको एडिक्ट बना देते हैं कि जो दूसरे नशे होते ही नहीं हैं, आप डायरेक्टली एडिक्शन में चले जाते हैं। वो जो टैबलेट्स हैं। और पहले हमारे ज़माने में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो उस ज़माने में लोग जो है वो हीरोइन को बहुत बड़ा नशा मानते थे। अब तो उससे कहीं ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और वो ईज़िली अवेलेबल भी है। पहले इतना मुश्किल होता था कि नशा करना, क्योंकि नशा करना और नशे को निभाना जो है ना वो एक दूसरी बीवी को निभाने की तरह से है, जिसको छुपाने के लिए बड़ा काम करते हैं लोग। ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक फैमिली को के अंदर रहते हुए आप नशा करें। एक तो है ना जो आपको रोडों पे नज़र आते हैं, पुल के नीचे नज़र आते हैं, ये तो वो लोग हैं जो अबेंडन कर दिए गए हैं। अच्छा, ये जो सारे लोग नज़र आते हैं आपको, ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इतने जो टिप नज़र आ रही है आपको, ये नशे की दुनिया का एक टिप है। अच्छा, बहुत सारे नशे ऐसे हैं, बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिनको हम नशा नहीं मानते, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उन पे बात करें ना तो हो सकता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाए। एक सबसे बड़ा नशा जो आपकी मेज़ पे भी रखा हुआ है, कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, जिसको हम नशा नहीं मानते। अच्छा, इट्स गेटवे ऑफ द एडिक्शन। जिसने इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया वो चीज़ जो है ना वही उसको पता है कि इसका मज़ा क्या है। अच्छा, कुछ % लोग जो हैं, जैसे हम लोग सब लोग जो है ना कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में नशा करते हैं, और वो नशा जो है ना वंस इन ए ब्लू मून नशा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कभी ज़िंदगी में एक सिगरेट पी हो, कभी मेडिकल कॉलेज के लाइफ में या यूनिवर्सिटी की लाइफ में, तो मैं जो है ना वो नशा ही नहीं हूँ, नशा करने वाला मरीज़ नहीं हूँ। अब बदकिस्मती हमारे माशरे की और पूरी दुनिया के माशरे की जो है वो ये है कि नशे की बीमारी को बीमारी ही नहीं समझा जाता। ये एक टिपिकल बीमारी है जिस तरह दूसरी बीमारी है। ट्रू। अच्छा, बीमारी के लिए क्या करना चाहिए? इलाज होना चाहिए। इलाज करना। हम क्या करते हैं? हम अबैंडन कर देते हैं, हम उसको बदमाश समझते हैं। राइट। अच्छा, जो बदमाश होता है उसका इलाज जो है वो जेल है, उसका इलाज जो है वो मार है, उसका इलाज जो है वो अबैंडन कर देना है। लेकिन भाई ये तो बीमारी है, तो बीमारी के साथ करना क्या चाहिए? इलाज होनी चाहिए, खुदा ना देखभाल खास्ता किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी को अर्थराइटिस की बीमारी हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम उसको ज़िंदगी भर उसका ख्याल करते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि डायबिटीज़ तो रहने वाली बीमारी है ना। जब तक आप ज़िंदा हैं उस वक्त तक दवा खानी है, इलाज करना है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम नशे की बीमारी में फंस जाते हैं, और ये
एक बीमारी है कि जो कुछ % लोगों को हो जाती है। फैमिली क्या करती है? बदमाश है, आवारा है। अच्छा, जो सबसे आसान काम फैमिली करती है वो पहले तो उसकी लाइबिलिटीज़ को खुद ले लेती है, यानी तो ख़र्चा उठाने लगती है, उसके बिल्स भरने लगती है। उसकी शादी सबसे आसान काम क्या करता है? इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। दुनिया में जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे इस कल्चर में, इंडो पाक के कल्चर में, जो जितना कमज़ोर है किसी मामले में उसका एक हल है हमारे पास। कामचोर लड़की है, काम नहीं करती है, शक्ल सूरत की कमज़ोर है, जहनी तौर पे कमज़ोर है, नशा करता है, नौकरी नहीं करता है, बदकिरदार है, आवारा है, एक हल है, शादी कर दें। अब शादी जो है ना वो इट्सेल्फ एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक शादी जो है वो किसी एक शख्स से नहीं करनी होती, आपने एक ख़ानदान से शादी करनी होती है। तो अगर ये डिज़ास्टर होता है शादी करने की वजह से, तो आप डिज़ास्टर एक शख्स का नहीं है, उस घर में जितने लोग हैं उनका डिज़ास्टर है, उस घर में जितने लोग हैं उसका डिज़ास्टर है। तो एक पूरा 2 ख़ानदानों की बर्बादी की वजह वो एक शादी है, जो आप समझते हैं हल। और मैंने ये रोज़ होते हुए देखा है अपने अस्पताल में, जो रोज़ होता है ऐसा। और फिर एक दफ़ा शादी नहीं होती, फिर उसकी अगली दफ़ा भी शादी होती है, क्योंकि वो ब्लेम ये होता है कि वो जो शादी की वजह से वो जो दूसरा बंदा ख़राब था, हमारी बच्ची ख़राब हो गई। और नतीजा ये होता है कि उसकी एक और शादी की जाती है, फिर एक और ख़ानदान बर्बाद होता है। और इस सारी कहानी से पहले उसका इलाज नहीं किया जाता, चाहे वो नफ्सियाती बीमारी हो या चाहे उसको ड्रग एडिक्शन हो। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। फिर हमारा माशरती तौर पे हम क्योंकि इस पैथोलॉजिकल माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे झूठ जो है वो प्रिवेल है। मैं हमेशा अपने पास जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे ये पूछता हूँ, क्योंकि हमारे अस्पताल में कोई 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इंटर्नशिप करने आते हैं पूरी दुनिया से। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि शराब हराम है? कहते हैं जी बिल्कुल हराम है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि झूठ हलाल है? कहते वो भी हराम है। तो लेकिन झूठ हमारे माशरे में प्रिवेल कर रहा है। शराब के बारे में एक आमूमी राय ये है कि ये हराम है। तो इसी तरह का जो बिहेवियर है हमारे माशरे में जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका सवाल भी लेते हैं। मकबूल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि मैं ना तो तकरीबन 6-7 माह हो गए नेल्बिन इंजेक्शन जो होता है ना वो रेवल लगाता हूँ, तो इससे मैं छुटकारा चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं। जी मकबूल साहब, पहली बात तो इंजेक्शन उन्होंने एक्सीडेंटल लगा लिया होगा, क्योंकि अब एक बात इसको भी अच्छी तरह समझ लें अपने टीवी वालों के लिए कि जो अमूमन हम ये दर्द ख़त्म करने के इंजेक्शन लगाते हैं, ये ज़्यादातर इंजेक्शन जो है ना वो हेरोइन के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। तो हम उस वक्त पेन को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है। तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो सिर्फ उतने ही इंजेक्शन लगाएं जितनी आपको ज़रूरत है, नहीं तो फिर इसकी आदत पड़ जाती है और फिर छूटती नहीं है। तो मकबूल भाई, बात यह है कि ये एक बड़ी बीमारी है, आपको फ़ौरी तौर पे कोई करीबी अस्पताल जो बड़ा अस्पताल है वहाँ से हेल्प लेनी चाहिए, और जो तरीक़ाकार है उसके इलाज का, उस इलाज को जो है ना अपनाना चाहिए जो वहाँ पे एडमिट होके किया जाता है, नहीं तो ये आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं ड्रग एडिक्शन के, और क्या वो फुली तौर पे रिकवर हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग रिहैब से जाते हैं तो वो दोबारा नशे पे लग जाते हैं। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मुझसे हर शख्स यही पूछता रहता है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बड़े इलाज गाहें हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो अब तो खैर ये अमेरिका की वॉर के बाद अमेरिका का जो एक बुत था वो टूट गया है, लेकिन फिर भी वो जो रिसर्च और स्टडीज़ हैं उनकी सबसे ज़्यादा आगे हैं। और दुनिया में जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो हेजल्डन अमेरिका में, मिनेसोटा और इससे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। वहाँ पे भी जो लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जो वहाँ पे लाइनें लग के बारी आती है, सालों हज़ारों डॉलर आपको पे करना पड़ता है पर डे का, वहाँ पे भी नशे को छोड़ने के लिए कई इलाज करने पड़ते हैं। यानी 100 में से 90% लोग दोबारा नशा करना शुरू कर देते हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में नशा छोड़ने का मतलब ये है कि 100% चांस है कि दोबारा नशा करेंगे।
वो क्या? हमारे हॉस्पिटल में 100% हर किस्म की बीमारी, नफ्सियाती और जिस्मानी, जिसमें नशे की बीमारी होती है, उसका इलाज किया जाता है। लेकिन मैंने 100% लोगों को दोबारा नशे करते हुए देखा। अब वो क्यों, उसको ज़रा समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पता नहीं आपके प्रोग्राम में टाइम है कि नहीं है, लेकिन 2 मिनट देखिए, जब आप एक किसी बच्चे को पहली से दूसरी क्लास में दाखिल करते हैं तो कितना टाइम लगता है? पहली से दूसरी में कितना टाइम होता है? 1 ईयर, 1 साल। अच्छा, उस 1 साल के दरमियान उसको कितने लोग मदद करते हैं? फैमिली करती है, फिर फ्रेंड्स फैमिली में कितने होते हैं? बहन भाई भी, बहन भाई हैं, वालदैन हैं, दादा दादी है, कोई गाड़ी में लेके जाता है, मोटरसाइकिल पे लेके जाता है, स्कूल में छोड़ता है ले जाके, कोई टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए, कोई खाने के टिफिन कैरियर टाइप की चीज़ बनती है, आके उसका होमवर्क चेक होता है, टीचर वहाँ पढ़ाते हैं। एक ग्रुप ऑफ द पीपल है कि जो एक छोटे से बच्चे को 1 साल मेहनत करते हैं और 1 साल मेहनत करने के बाद वो पहली से दूसरी में जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज़ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज़ है, कैंसर से भी बड़ा मर्ज़ है ये, एड्स से बड़ा मर्ज़ है ये, ख़ानदान को तबाह करता है। कैंसर का मरीज़ जो है ना, वो ख़ानदान को तबाह नहीं करता। एड्स का मरीज़ जो है ना, वो ख़ानदान को तबाह नहीं करता। बदनामी और परेशानी का अलग चीज़ है। लेकिन ड्रग एडिक्शन में मैंने घर बिकते हुए देखे, और घर नहीं, बीवियाँ बच्चे बिकते हुए देखे। ये इतनी बड़ी बीमारी है। बिल्कुल ऐसे। तो कितने लोग हैं जो 1 साल पढ़ते हैं नशे की बीमारी को, पहली ही बात नहीं मानते कि ये बीमारी है, वो कहते हैं बदमाश है। ये तो हमें शादी से पहले ही ऐसे मिला था। जिस दिन से ये आई है उस दिन से मेरा बच्चा जो है वो नशा कर रहा है। मैंने इस बात को आपने मान ही नहीं रहे कि ये इतनी बड़ी बीमारी है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। हम, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शौहर है, मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, मुझे पढ़ना है। नहीं करते हम उनको। मुझे पढ़ना चाहिए कि ये आज एक अच्छा बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ रहा था, अचानक ये गायब हो गया है और किन लोगों में बैठने लगा है, रात को देर से आता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है। ये क्यों ऐसा करता है? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में बहुत से लोग आते हैं क्या, सभी लोग आते हैं, और आने के बाद पता है क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दीजिएगा आप। भाई डॉक्टर साहब को इतनी कैसे मोहब्बत हो गई आपके बच्चे से? बिल्कुल जितनी मोहब्बत आपको होनी चाहिए। ये आपका शौहर है, ये आपकी बीवी है, ये आपकी बेटी है, आपको मुझसे 100 गुना ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है कि एक क्लास, वो भी पहली से दूसरी में जाने वाली क्लास पे 1 साल में कितने लोग मेहनत करते हैं। अगर फैमिली, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ मरीज़ है और एक तरफ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये ट्रायंगल तीनों का मिल जाए तो मैं आपको 100% लिख के दूंगा नशे की बीमारी छूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी पता है कहाँ आती है? फैमिली माइनस है। नफ्सियाती मर्ज के अंदर फैमिली माइनस है, ड्रग एडिक्शन में फैमिली माइनस है। दोनों जगहों पे फैमिली अगर इलाज गाह में आती भी है, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, चाहे वो हेजल्डन है, फैमिली कहती है डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर कैसे ठीक करेगा? डॉक्टर को तो सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट कहाँ से मिलनी है? अच्छा, एक्यूट फेस में जब पेशेंट लाया जाता है तो हमारे पास और सारी दुनिया में जो ऑथेंटिक इलाज है वो तकरीबन 100 दिन का होता है, 90 से 100 दिन का होता है। इसमें शुरू के कुछ दिन जो है ना, उसको जो है ना कोई विड्रॉल होते हैं, जिस्मानी तकलीफ़ होती है, और उसके बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिकली तौर पे वो नशे की तरफ होता है। तो उस पे काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन असल काम जो है ना वो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल होता है। एक होता है एक्यूट विड्रॉल, एक होता है पोस्ट एक्यूट विड्रॉल। एक्यूट विड्रॉल में वो शुरू के दिनों के अंदर ही वो कवर कर जाता है। अच्छा, अमूमन इलाज गाँव में होता क्या है? जहाँ उसको कोई दर्द होती है, कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसको मसल्स क्रैम्प होते हैं, उसको बुखार फील होता है, सर में दर्द होता है, डॉक्टर मौजूद होता है, उसको दवा दे देता है। वो भाई शहजादे की तरह वहाँ रहता है, शेड के अंदर रहता है, ठंडी हवा उसको मिल रही होती है, खाना मिल रहा होता है, रंग उसका गोरा हो जाता है, वज़न उसका ज़्यादा हो जाता है, नशा नहीं छूटता। और उसके पीछे वजह ये होती है कि वो तैयारी कर रहा होता है कि बाहर निकल के मैं नशा करूं। अच्छा, ये नशा क्यों करूं? ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल।
आप मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब आई? कोई एक इंसिडेंस बताएं। जब भी मैं कुछ अचीव करूं तो एक खुशी की बात करेंगे जो सबसे मैक्सिमम खुशी। जब मैंने पहली बार रेडियो पे बुलेटिन पढ़ा था, न्यूज़ इसका बुलेटिन। मतलब उस वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको अगर कभी, अगर आपको जब भी आप बात करिए ना, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको वो याद आ गया और बहुत आपको अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको हम बेंच मार्क बना लें और उसको मल्टीप्लाई करें 200 से। ओके। इतना मज़ा है इस नशे में, इतना मज़ा है। माँ कहती है कि इस लड़की से शादी ना करना, इसकी एक आंख नहीं है। बेटा क्या कहता है पता है? आपको क्या पता वो एक आंख से कैसे देखती है? ये है लव एडिक्शन। ठीक है, दुनिया जहाँ कह रहे हैं कि भाई ये सीट का चक्कर छोड़ दो, सीट का चक्कर छोड़ दो, ये बुरा चक्कर है, वो कहते ना, फांसी पे लटक जाऊंगा, सीट नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। ये हुकूमत की एडिक्शन है, पावर एडिक्शन। पावर एडिक्शन है। इसी तरह से नशे के बारे में, भाई तुम्हारे गुर्दे ख़त्म हो जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, है ना, आपको क्या पता। तुम्हारी माँ मर जाएगी, कहते 2 दफ़ा मर जाए। मैं तो कब्र पे, माँ की कब्र पे दफनाने के बाद नशा करते देखा है मरीजों। अल्लाह। उसकी वजह है उसमें इतना बड़ा मज़ा है ना, एस्केप है उसको नहीं। एस्केप कोई नहीं है, मज़ा है। एस्केप क्या है? वो बंदा जेल में बंधा है इतने महीनों से, वो एस्केप है? मज़ा है इसमें। तो ये जो मज़ा है, इस मज़े को जो है ना, वो उसको अंदाज़ा ही नहीं है जिसको ने एडिक्शन नहीं की हुई। अच्छा, जब हम ये कर रहे होते हैं तो उसको छुड़वाने के लिए हमें एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो इसीलिए पोस्ट एक्यूट विड्रॉल जो है, एक तो एक्यूट विड्रॉल है जो मैंने आपको कहा 100 डेज़ के अंदर सेफ जगह पे रखना होता है। एक पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है। पोस्ट एक्यूट को मतलब PAW, पंजा, शेर का पंजा होता है ना, उसको पा कहते हैं। तो ये पोस्ट एक्यूट विड्रॉल होता है कि जो नशे को छोड़ने के 3 महीने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे है डॉक्टर साहब, ये इतना वास्ट टॉपिक है और इतना बड़ा आखिरी बात करके मैं ख़त्म कर दूं? जी करें। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल जो है ना, वो कम से कम 2 साल होता है। अच्छा। तो ये 27 महीने एटलीस्ट जिसने नशे से दूरी इख्तियार की वही बच सकते हैं। अच्छा, नशे से दूरी जो है ना, वो सिगरेट से भी दूरी है, वो चाय से भी दूरी है और हर किस्म के नशे से दूरी है। ओके। तो ही बच सकते हैं, अदरवाइज़ ये 15 दिन किसी अस्पताल में बंद करके, महीना बंद करके, शादी करके, उसके बिल पे करके नशा नहीं छूटता। ऑल राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी आपने गुफ्तगू की और मुझे लगता है इस पे बार बार बात होनी चाहिए। जितनी बात की जाए उतनी कम है। नशे के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारी जो कलेक्टिव एफर्ट है वही कोई काम कर सकती है और उसी से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान अली मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, आपने तो यार नाम ही बदल दिया। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा। डॉक्टर सैयद इमरान अली मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब। और अगर लाहौर के सरकारी हस्पतालों की बात करें, उनके हालत ज़ार के मुतालिक तो हम मुसलसल बात करते ही रहते हैं और इस हवाले से आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल को विज़िट कर लें तो सूरत हाल आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। खैर, गुज़िश्ता चंद रोज़ से कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि हालात तो बहुत गंभीर हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का वाक़या हो कि डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं और मुकाबला जारी है, या गंगाराम हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स के खून के सैंपल या फिर ब्लड लगाने की वीडियो का मामला हो, और फिर जनरल हॉस्पिटल में आए तो रोज़ तशद्दुद की वीडियो सामने आती रहती हैं। इसके अलावा सर्विसेज हॉस्पिटल में भी एक वीडियो सामने आई थी कि बिजली की अदम मौजूदगी में ऑपरेशन हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार कोई डॉक्टर हैं, हस्पताल की इंतज़ामिया है या फिर पंजाब हुकूमत? इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल चौधरी, हमारे रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नूर, आप? अल्लाह का शुक्र। बिलाल चौधरी, क्या हो रहा है आजकल? हम देखते हैं कभी वीडियोस बन रही हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं मुकाबले चल रहे हैं, और फिर तशद्दुद की वीडियो, फिर गार्ड्स जो हैं वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या इसकी ज़िम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत को ये सब कुछ नज़र आ रहा है?
देखिए नूर, ये तकरीबन गुज़िश्ता एक माह से बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। और चूँकि वाक़यात तो होते रहते हैं लेकिन सम टाइम रिपोर्ट्स नहीं होते। ये अच्छी चीज़ है कि रिपोर्ट होना शुरू हो गए। हाँ जी, चूँकि जब रिपोर्ट होते हैं फिर जो आपको पता है हुकूमती लोग या डिपार्टमेंट्स के लोग या जो इंतज़ामिया होती है एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स की, वो लोग फिर नाराज़ भी होते हैं। लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट फेवर के लिए या पेशेंट के केयर के लिए बेहतर होती है, तो ऐसी चीज़ों को रुनुमा होना चाहिए। सबसे पहले जो वीडियो आई थी वो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की आई थी, हम उससे बात जो है ना वो शुरू करते हैं। तो उस पर फिर चूँकि जिन लोगों ने वीडियोस बनाई थी, चूँकि जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई तो उस पर बहुत ज़्यादा फिर जो है वो एक्शन भी लिए गए, वो हाईलाइट भी हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, महकमा सेहत ने बड़े सख्त एक्शन लिए। तो उन डॉक्टर्स की फिर हमें पर्सनल्स भी कॉल आई, हम तो इस कॉज की वजह से, या हमारा पर्पज़ ये नहीं था या हमारी इंटेंशंस ये नहीं, तो हम इस पर्पज़ के लिए बना रहे थे, वॉट एवर जो भी वो कर रहे थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये था कि कुछ माह पहले CM पंजाब की जानिब से जो सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि आपने हॉस्पिटल्स के अंदर अपना जो मोबाइल है वो यूज़ नहीं करना, लेकिन ख़ासकर ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर तो वैसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स ने, चूँकि ये यूजुअली एक रूटीन की बात होती है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है हॉस्पिटल्स, वो फिर एक रूम के अंदर जो 2 ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए थे बाइफरकेट करके, एक इस साइड पे बेड लगा के ऑपरेशन किया जा रहा है, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को, महकमा हेल्थ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि भाई उस हेड को या उस MS को, उस हॉस्पिटल्स के, कि ये क्या ब्लंडर मारे हैं, ये तो क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो होती है, इस तरह जो पेशेंट की तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ती है। और फिलहाल ये तो रिपोर्ट हो गया वीडियो की वजह से, मैं तो ये हैरान हूँ और ये परेशान हूँ कि पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें होंगी कि उनकी वीडियोस नहीं बन रही तो वो चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं की जा रही। अल्टीमेटली ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे फिर ऐसा होता है। तो फिर इस तरह ये वीडियो सामने आई, फिर उसमें MS भी सस्पेंड हुई, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, जो उनकी प्रोफेसर, वो भी सस्पेंड हुई। फिर दूसरे जो PGRs थे डॉक्टर्स, वो भी फिर उनकी जो ट्रेनिंग थी वो मनसूख हुई। तो फिर वो उनके PMDC को भी एक मरासला लिखा गया कि इनकी जो PMDC है MBBS वो ही कैंसिल कर दिया जाए। तो खैर मैं ये समझता हूँ पर्सनली इतने अब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि उनका PMDC या उनका जो लाइसेंस है वही मुअत्तल कर दिया जाए। आज फिलहाल हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया था, उन्होंने भी कहा था कि जो डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट है इस पे कब बात होगी। डॉक्टर्स को हम देखते हैं वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जो बॉडी कैम लगाने की बात थी तो डॉक्टर्स का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि हम यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या इसी वजह से उनका रद्द-ए-अमल आया था? देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एग्जांपल है ना, तो जो बॉडी कैम लगते हैं मोस्टली वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स को लगते हैं, या जो छोटा अमला जो होता है वार्ड बॉय टाइप उनको लगते हैं, या टू सम एक्सटेंट नर्सिस को लगते हैं, डॉक्टर्स को नहीं लगते। और डॉक्टर्स का ये है कि हमने समटाइम जब पेशेंट को चेक करना होता है तो हमने उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको भी टच करना होता है, या ऑपरेशन थिएटर्स में जाना होता है। हम तो खैर उनको बॉडी कैम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी एग्जांपल नहीं है, तो फिर उसकी वजह से फिर पंजाब में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। टू सम एक्सटेंट ये सिक्योरिटी गार्ड्स तक ये जो मामला था हुआ था। ज़्यादा अब आपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, तो इनका जो ओथ जिसमें लेते हैं उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि आपने पेशेंट केयर के लिए आपने काम करना है, दिन रात हम पेशेंट केयर ही करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली नूर, चूँकि हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोड है वो भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इन हॉस्पिटल्स में इलाज भी होता है, ये नहीं कि यहाँ पे इलाज नहीं होता, इलाज भी होता है। मतलब अगर दिन में 100 पेशेंट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 90% जो पीपल हैं जो पेशेंट है उनका इलाज भी तो होता है ना। 10% को कोई 19-20 होती है, या उनका कोई ऑपरेशन समटाइम इन्फेक्टेड हो गया, या उनका कोई इलाज मुआवजा ठीक ना हो सका, तो ये कुछ शिकायत हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छा सेटअप है, इसको चलना चाहिए। लेकिन मैं इसमें गवर्नमेंट को मुझे लगता है इंतज़ामिया पे थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए, और जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इस चीज़ में स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि उनके नीचे ये चीज़ें हो रही हैं तो वो जिम्मेदार है अल्टीमेटली। देखिए वो नूर, एक्चुअली बात ये है कि ये हमारा जो एक हॉस्पिटल्स है ना, आपको पता है कि इस एक हॉस्पिटल्स के अंदर OPD में तकरीबन 5000, जो इंडोर है यहाँ पे तकरीबन 2000, और एमरजेंसी में तकरीबन 2200 पेशेंट पर डे आता है। तकरीबन 10,000 पेशेंट एक टीचिंग हॉस्पिटल्स में आता है। तो ये लाहौर के अंदर तकरीबन 17 हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब पूरे में तकरीबन ये 57 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। आप ये देखें कि लाखों लोग पर डे हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो अब इनको कैटर करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि इनका जो बजट है ना, फंड्स है, वो बढ़ाया जाए। और ख़ासकर अब ये इशू ये आ रहा है कि कई सालों से
जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से असामियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं। अभी भी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब के जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर्स की और नर्सेज़ की तकरीबन आप ये समझ लें कि 35 to 45% जो सीट्स हैं ये वेकेंट है, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अच्छा, पेशेंट लोड बढ़ रहा है, पेशेंट लोड जब बढ़ता है, काम करने वाले वही डॉक्टर्स हैं, तो फिर मसले मसाइल वहाँ पे जो है पेश आते हैं। उसी तरह जब आपने इंटरव्यू में बताया कि सर्विसेज हॉस्पिटल्स में भी ये इशू पेश आया, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं ये मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं, इसको भी हमने हाईलाइट किया। इसकी भी फिर नेक्स्ट डे जब इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ऐसे ही इस पे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा तनवीर बात कर लाहौर से। जी तनवीर साहब बोले। मेरा मोहम्मद बिलाल साहब, ये क्वेश्चन है कि सर्विस वाले की जितनी भी आउटडोर है आपकी बनी है, वहाँ पे कोई पंखा नहीं लगा हुआ। मैंने कई मरतबा कंप्लेंट की है, इसकी जो मेडिसिन यहाँ से मिलती है वहाँ पे भी जब लेने मेडिसिन ही मिलती है सरकारी, ये सब लेती बाजार की है। इसके अलावा सर्विस हॉस्पिटल के सर्विस वहाँ पे ये भी हाल है, इसकी मेडिसिन नहीं मिलती। डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं ये बाहर से मिलती है, ये पूछे मेडिसिन मिलेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पंखे तक नहीं लगे हुए वहाँ पर और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए नूर, कल मैंने न्यूज़ देखी है, उसमें मैंने ये बताया कि आपको पता है साल में 4 क्वार्टर बजट रिलीज़ होते हैं हर हॉस्पिटल, जितनी फंडिंग होती है। तो कल का जो आखिरी क्वार्टर का जो बजट था ना, उसमें से इन्होंने कट लगा दिया किफ़ायत-शहरी प्रोग्राम के तहत, और उसमें से तकरीबन चौथाई हिस्सा जो बजट है वो दिया गया, 3 हिस्से दिए नहीं गए। मतलब गंगाराम हॉस्पिटल ने 70 करोड़ रुपए मांगे अपने बजट के लिए, जिसमें उन्होंने मेडिसिन एलोकेट करनी थी या सर्जिकल डिस्पोजेबल का सामान जो ऑपरेशन थिएटर के लिए यूज़ होता है और दूसरे कामों के लिए, तो उनको सिर्फ 1 करोड़। तो जो फंड्स मिलते हैं क्या वो भी लगाते हैं वो लोग, और जितने मिलते हैं उनको? देखिए उसमें अब चूँकि मेडिसिन महंगी हो चुकी हैं, पेशेंट लोड बढ़ चुका है, आवाम इतनी है, बिजली के बिल महंगे हो, यूटिलिटीज़ भी उसी में जाते हैं। मतलब अब एक हॉस्पिटल का, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल का 7 से 10 अरब रुपए का उसका बजट होता है। अब उसमें जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेडिसिन का इश्यूज़ हैं, फ्लॉज हैं, मरीज़ों को मेडिसिन उस तरह नहीं मिलती जिस तरह जो है ये मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सरकारी अस्पताल की जो हालत ज़ार है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद तो करते हैं गवर्नमेंट कोई इकदाम करेंगी और ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और आवाम को कोई रिलीफ देंगे। हमारे साथ मौजूद थे बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे सौंफ की, जो कि ऐसा कुदरती ख़जाना है जो सदियों से चलता आ रहा है, महलों में यूज़ हुआ है, लेकिन आज हम देखते हैं हम उसको टोटली इग्नोर करते हैं, हम उसको कुछ समझते नहीं है। हालांकि हर घर में मौजूद होता है, हर किचन में मौजूद होता है और हमारे बावर्ची खान की शान भी है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी बीमारी हैं जिसमें हम इससे मुफीद हो सकते हैं इसके इलाज से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो सौंफ है उसके तिब्बी फ़वाइद कौन कौन से हैं? सौंफ के कौन कौन से तो नहीं कहा जा सकता, सारे ही फ़वाइद आप जिस्म के किसी भी बीमारी के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात में इनको जो है वो एक मुरक्कब बना के, तो आप जिस्म के किसी भी बीमारी के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल गिर रहे हैं फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम है फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट बढ़ रहा है फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिगर में कोई मसला आ रहा है फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराउंडर है ये तो फिर। ये बिल्कुल ऑलराउंडर। तो सबसे पहले तो वेट लॉस के लिए बता दें। फिर वेट लॉस के लिए हमें सौंफ अगर इस्तेमाल करनी है तो सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, ये दोनों रात को पानी में भिगो के रखते हैं। ये ज़ीरा सफ़ेद ठीक है 2 चुटकी, और सौंफ जो है ये 2 चुटकी। 2 चुटकी मतलब ये होता है चम्मच का चौथा हिस्सा। इसको रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसको 2 मरतबा उबाल लें। उबाल के उतार के ये वाला सुबह सुबह कावा पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद ये आपके जिस्म में जो पेट में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो रही होती है, ये उसको ख़त्म करने में बड़ा मुआवन होता है और इससे वो आप पेट ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोगों को बड़े मैदे के मसाइल रहते हैं, तो क्या सौंफ से उनका भी इलाज मुमकिन है? ये ताज़ा पुदीना है, इसके आप ले लें 15 पत्ते, ठीक है जी, और साथ लें आप आधा चम्मच सौंफ, और साथ लें आप काली मिर्च, ठीक है जी, 5 काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ और 15 पत्ते पुदीने के। ये दिन में हर 3 घंटे के बाद मुंह में रख के इसको चबा चबा के खाना है।
चबा चबा के इसका लुआब लेना है, चूसते रहना है और इसको निगल लेना है। कुछ वक्त के साथ इसका इस्तेमाल रखें, आपको बहुत सारी जो मैदे की अद्वियात हैं उससे छुटकारा दिलाएगा ये नुस्खा और आपकी तेजाबियत को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि हकीम साहब हम देखते हैं हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई स्टमक इशू है, किसी को एसिडिटी का मसला है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो ये उस सब के लिए मुफीद है। देखिए नुस्खा जात जो होते हैं ना, इलाज जो होते हैं, इलाज होते हैं बीमारी आ जाए तो उसके ख़ात्मे के लिए मुआवन होती है जो नुस्खा जात होते हैं। अब बीमारी बढ़ रही है तो पहले तो ये देखना होगा कि बीमारी बढ़ाने वाले अनासर कौन कौन से हैं, मतलब बीमारी बढ़ क्यों रही है। अगर हम अपनी बीमारी को बढ़ाए जा रहे वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहते हैं और साथ नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर फ़ायदे की उम्मीद मत रखें। पहले तो उन चीज़ों को जो है वो छोड़ें जिससे तेजाबियत बढ़ रही है। मतलब आप तली हुई चीज़ों को थोड़ा कम करें, जो बाज़ारी खाने हैं उनको थोड़ा कम करें, गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लें, नींद अपनी पूरी करें। जो बहुत ज़्यादा ताज़ा खुराक है उस पर आ जाएं तो ऐसा ऐसा तेजाबियत ठीक हो जाएगी। ठीक है। साथ आप ये वाला नुस्खा जो है वो अपने इस्तेमाल में रखें तो इंशाल्लाह सौंफ आपको मैदे के अच्छा हकीम साहब ये बताएं, बीपी कंट्रोल किया जा सकता है क्या? कोई ऐसा नुस्खा है सौंफ से रिलेटेड? जी, सौंफ ले लें आप 50 ग्राम, अनारदाना ले लें आप 20 ग्राम, गुलाब के फूल इनकी पत्तियां ये ले लें आप 50 ग्राम और इसमें मिश्री, कूज़ा मिश्री जो होती है वो आप डाल लें 20 ग्राम। ये वाला एक नुस्खा तैयार कर लें। सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को भी कंट्रोल में रखेगा और जो बहुत ज़्यादा सर भारी हो रहा होता है वो भी इसके साथ बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, सौंफ का पानी ये हम बड़ा ज़्यादा सुनते हैं और लोग रेकमेंड भी करते हैं कि वो पीना स्टार्ट कर दें। एक तो तरीका भी बता दें और किस टाइम हम उसको लें और किन किन चीज़ों के लिए मुफीद है वो। हमारे घरों में हमारी जो बड़ी ख़वातीन होती थी, हमारी माएँ, दादी, नानियाँ, ये असल में तबीब भी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही वो हर तरह का नुस्खा और हम सीरियस नहीं लेते थे, नहीं समझते नहीं थे, लेकिन उनके नुस्खे ही हमें बचाया करते थे, उनके नुस्खे ही हमें फ़ायदा दिया करते थे। वो घर में सौंफ का रख बना लेती थी, वो घर में अजवैन का रख बना लेती थी, वो घर में कासनी का रख बना लेती थी, इतनी चटनियाँ बना लेती थी, चटनियाँ बेशुमार बना लेती थी। अगर आप सौंफ का अर्क निकालना जानते हैं तो इससे बेहतर आपके घर में हाजमे की दवाई कोई नहीं है। अच्छा, सौंफ का अर्क अगर आपके घर में मौजूद है तो छोटा मतलब 1 महीने के बच्चे से लेके 70 साल के बंदे तक किसी को भी पेट का मसला हो रहा है, सौंफ के अर्क के 2 चम्मच बड़े उम्र वालों को और छोटे को 3 कतरों से लेके 5 कतरे तक ये आप इस्तेमाल करवाना कर दें। ये जितने भी एसिडिटी, तबखीर, तेजाबियत, बोझलपन, सीने की जलन, उसमें जो मसले आ रहे होते हैं, ये सौंफ अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो है वो बनाया गया। अच्छा, इसका तरीका भी बता दें हमें। नहीं, अर्क निकालने का तरीका मैं इधर बताऊंगा, वो समझ नहीं आ सकेगी। जो बड़े हैं उनको तो सौंफ का जो पानी होता है वो रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह इसको निथार लें। जो नितार के उतारा जाता है वो सौंफ का पानी कहलाया जाता है। या आप इसको पानी में उबाल लें तो उसका कावा बनाया जाता है। मतलब एक भिगो के रख दें तो पानी पी लें, एक इसको 1-2 बार बॉयल करके इसका पानी कशीद कर लें तो वो इसका पानी कहलाया जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी अतिया, सवाल कीजिए। ये सवाल ये था मेरा कि ना जिगर भरा हो तो कोई मतलब इसका कोई है या फिर दिल का कोई मसला हो तो उसके लिए ताकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत रहता है। अतिया सवाल दोबारा कीजिएगा। जिगर बड़ा हो, सवाल ये है कि जिगर भरा हुआ है और दूसरी बात ये है कि ब्लड प्रेशर नीचे का ज्यादा हाई होता है और ऊपर का कम होता है। हेपेटाइटिस सी या बी तो नहीं है। तो दिल का मसला हो तो इससे कोई मतलब देसी नुस्खा बताते हैं। ठीक है जी हकीम साहब। एक तो इनका ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है जिगर के साइज़ बढ़ जाने की वजह से कि अगर कोई हेपेटाइटिस का वायरस मौजूद है तो पहले उसका इलाज किया जाएगा। अगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा तो फिर जिगर के बड़े हुए साइज़ को भी कम किया जा सकता है। लेकिन फिल वक्त ये कासनी का अर्क, मको का अर्क और बरंजासफ का अर्क बरंजासफ, मको, कासनी, बरंजासफ और उसमें सौंफ का अर्क मिक्स कर लें। ये 4 अर्क ले लें और इन चारों अर्क को मिक्स करके अपने पास रख लें। सुबह खाली पेट आधा कप और रात को सोते वक्त 1 कप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन बाकायदा इलाज की तरफ जाएं, अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स के साथ मुआलिज को मिलें ताकि वो देखे कि जिगर बढ़ने की वजूहात क्या बनी हुई हैं, तो फिर उसका इलाज होगा तो ठीक हो सकेगा।
ठीक है। अच्छा ये बताएं हकीम साहब, क्या कोई ऐसे अमराज में मुब्तला लोग भी हैं जिनको सौंफ का इस्तेमाल कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सौंफ के जो मुज़र असरात हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं पाए गए हैं, मतलब इनका हर किसी न किसी मिजाज के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ी ज़माना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको साइनसेस का मसला होता है, मतलब एलर्जी का मसला होता है। जो एलर्जिक लोग होते हैं उनको ज़रा मशवरे के साथ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिनको कब्ज़ रह रही हो तो कब्ज़ वालों को भी इसको मशवरे के साथ लेनी चाहिए। ये अकेली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसके मुख्तलिफ नुस्खों के साथ इस्तेमाल करके फिर लेना चाहिए, तो फिर उससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर लोग ना इसको ऐसे ही चबा रहे होते हैं, माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और वैसे ही इसको खा रहे होते हैं, तो एक तो बता दें क्या ये सही है, कितनी मिकदार में हम इसको इस्तेमाल करें? दिन में आप 1 चम्मच सौंफ चबाने की कैफियत में अगर आएँ तो अकेली अगर चबानी है तो फिर 1 चम्मच सौंफ आप दिन में वक्फे से खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मिकदार मुंह में रख के आप इसका लुआब ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, पुदीना, सौंफ और काली मिर्च, जैसे कलवंजी है, नहीं कलवंजी को तो वैसे चबाया नहीं अमूमी तौर पर जा सकता। कलवंजी को तो मुख्तलिफ नुस्खा जात में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन चंद दाने उसके सुबह फाँके जा सकते हैं निहार मुँह पानी के साथ, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सौंफ को अमूमी तौर पर खाना खाया, खाना खाने के बाद आधा चम्मच थोड़ा। हकीम साहब मेरा मतलब जैसे कलवंजी को हम खानों में ऐड करते हैं, अब रिवाज दोबारा रिवाइव हो रहा है क्योंकि बीच में आके लोग नहीं इसको सीरियस खाने में, मतलब आप कह रहे हैं खाने में हम इसको खाना बनाने में जैसे कलवंजी इस्तेमाल की जा सकती है, वैसे सौंफ चावलों में इस्तेमाल की जा सकती है। रायते में भी अक्सर लोग डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं। जी, रायते में इस्तेमाल हो सकती है, चटनी में इस्तेमाल हो सकती है, चावलों में इस्तेमाल हो सकती है, जो गोश्त बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, उसमें इस्तेमाल हो सकती है। और एक इसका बेहतरीन नुस्खा है जिन लोगों की तिली बढ़ चुकी होती है, मतलब स्प्लिन इनलार्जमेंट उनकी हो चुकी होती है, उनके लिए सौंफ और कलवंजी, ये कलवंजी ये ले लें और सौंफ, ये जो जिस पर आप आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सौंफ, ये दोनों बराबर वज़न पीस के रख लें। अगर 1 पेड़ा रोटी का हो तो उसमें इसका चम्मच का चौथा हिस्सा उस आटे में मिक्स कर दें और ये वाले आटे की रोटी बना के जो है वो आप उस बंदे को खिलाना शुरू कर दें। इस रोटी के इस्तेमाल के साथ ही इंशाल्लाह तिली का जो वरम आया हुआ होता है वो बेहतर हो जाता है और तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते बहुत ही कोई मौसर नुस्खा बता दें हमें सौंफ का, जिससे हम एक्टिव भी रहें और पूरा दिन जो एक लेजीपन है वो भी हमारा ख़त्म हो जाए। ख़वातीन के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ जिनको कुछ जो है वो PCOS का मसला हो जाता है, अंदरूनी वरम का मसला हो जाता है, एब्डोमिनल पेन का मसला हो जाता है, उनके लिए एक नुस्खा है। ये रेवन चीनी ले लें, ये 100 ग्राम रेवन चीनी, हाँ जी, हल्दी ले लें 50 ग्राम और कलवंजी ले लें 20 ग्राम और काली मिर्च ले लें 20 ग्राम और सौंफ ले लें 50 ग्राम। ये वाला नुस्खा लेके मिक्स करके सफ़ूफ बना के पाउडर बना लें और ये वाला सफ़ूफ सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बड़े हुए पेट को भी ठीक कर देता है, जो हर वक्त कमर में दर्द थकावट रह रही होती है उसको भी फ़ायदा दे देता है। बिल्कुल ठीक है। हम सौंफ के इस्तेमाल पे बात कर रहे थे, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप हमें फेसबुक पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अपने सवाल लाजमी डालें, हम उनका आपको जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।